नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और ये आज इसकी 4th क्लास है। 3 क्लास का जो हमने अब तक पढ़ा है उसको स्टार्टिंग में क्विक रिवीजन के तौर पर हम देखेंगे। कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम क्लास देख रहा है तो ये मत सोचिएगा कि सर इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 3 क्लासों का रिवाइज़ करेंगे। और फिर जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तो आपको भी उसकी रिवीजन करनी है। रिवीजन के लिए आप हमारी ऐप पे जाइए वीर कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम आते हैं, आपको लिखने विखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे कोशिश कीजिए, समझिए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और ये चीज़ आएगी तो मैं इसको कैसे करूँ। वन लाइनर क्वेश्चन और क्लास की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारी ऐप पे जाइए वीर कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है और वहाँ से जाके इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। तो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर या हरियाणा में एएलएमएस जेईई के लिए हम कंप्लीट थ्योरी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आपके इसी यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं, तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम आया है या फिर जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका यूट्यूब चैनल है, कोई पराया नहीं है, समझ रहे हो ना इस बात को। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के साथ-साथ आपको यहाँ कंप्यूटर भी करवाया जा रहा है, उसकी 4 क्लासें मैंने डाल दी हैं, वो भी आप क्लासें देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट अगर कोई बच्चा लगाना चाहता है तो 50 मॉक टेस्ट 99 रुपीज में सिलेबस ओरिएंटेड है। 70 की टेक्निकल, 70 गुना में 50, 3500 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल थ्योरी के होते हैं। इन 3500 की सहारे भी आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन की, हरियाणा जीके, इंडिया जीके के 3000 क्वेश्चन में बिल्कुल इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये मस्ट है भाई लगाना। क्विक रिवीजन के तौर पर देखते हैं, आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है और पूरा नाम हो जाता है ओशा का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है जिसके श्रम विभाग ने कुछ मानकों, कुछ नियमों को निर्धारित किया ताकि हम खतरे से बच सकें, व्यावसायिक खतरे से बच सकें। तो उसके तहत कुछ सुरक्षा के नियम बनाए गए। तो सुरक्षा में हमें 3 चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि कह रहे हैं कि अच्छा शिल्पकार वही होता है जो सुरक्षा की जानकारी रखे और प्रायोरिटी हमेशा कर्मचारी को ही दी जाती है। तो 3 प्रकार की सुरक्षा है, सामान्य सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा में हमें जिस काम में आप पंगा ले रहे हो उसके सही तौर तरीकों को आप जानिए, उससे संबंधित नियमों का पालन कीजिए, उचित वह सुरक्षित कपड़े पहनिए, मज़ाक या मूर्खतापूर्वक व्यवहार ना कीजिए और साथ में ही आपके उस कार्य से संबंधित टूल को अच्छे से जाँच लीजिए। व्यक्तिगत सुरक्षा में हमें ये देखना होता है कि कोई भी चीज़ आपकी बॉडी पे टकराती है तो आपका नुकसान ना पहुँचे, जैसे सर की प्रोटेक्शन आपके लिए हेलमेट है, आँखों के लिए आपकी चश्मा है, कानों के लिए आपके ईयरबड या फिर आप कह सकते हैं ईयर मफ़ है, फिर हाथों की प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स है, पाँव के प्रोटेक्शन के लिए आपके शूज़ है और पूरी बॉडी के लिए आपके लिए किट है। तो ये आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा में आ जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मशीनी सुरक्षा, उसमें ये सुनिश्चित करना होता है कि मशीन के साथ-साथ व्यक्ति की भी सुरक्षा रहे, जिसमें आप खतरनाक हिस्सों को कवर कर लेंगे, गार्ड कर देंगे। किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है तो तुरंत मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए और साथ ही आपको ये पट्टी ज़रूर लगानी चाहिए, प्लेट ज़रूर लगानी चाहिए कि इस लाइन पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है ताकि कोई अनजान आदमी आके उसे स्टार्ट ना कर पाए। 3 प्रकार की सुरक्षा देखिए फिर भी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि दुर्घटना पर किसी भी इंसान का कोई अहम नियंत्रित नहीं होता। इससे जान-माल की हानि होती है, व्यक्ति को भी नुकसान होता है, बिल्डिंग को भी नुकसान होता है, कंपनी के मालिक को नुकसान तो फिर भुगतना ही पड़ेगा और साथ में मशीनी पार्ट भी आपके खराब हो जाते हैं। फिर क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि दुर्घटना ना हो, कैसे उसको रोका जा सकता है? तो दुर्घटना के पहले कारण देखते हैं फिर सावधानियाँ। आपकी अरुचि होना, आपका अज्ञानता होना, आपकी जल्दबाज़ी का करना, आपका फ़िज़िकली और मेंटली सही ना होना, आपकी मतलब अनसेफ तरीके से आपका काम को करना और वहाँ पर वातावरण सही नहीं होना और आपका क्या होना, असावधानी से काम को करने के साथ-साथ आपके औज़ारों का प्रॉपर तरीके से सही ना होना और आपकी कभी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई, इसका मतलब आपकी दुर्घटना हो सकती है। क्या सावधानी बरतें? प्रभावी और सही तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, सही ढंग से आप काम करें। विद्युत का झटका लगने की स्थिति पर मेन स्विच ऑफ कर दें। स्विच को सदैव फेज के साथ कनेक्ट करें और अगर मेन स्विच आपसे दूर है तो बच्चे व्यक्ति को बचाने के लिए आप अपने हाथों को कवर कर कर सूखे कपड़े से या कागज से कवर करके सूखी लकड़ी या डंडे से उस व्यक्ति को कोशिश कीजिए दूर हो जाए। फिर हमने देखा कि भई यार ये दुर्घटना तो हो रही है तो चलो कुछ साइन बनाते हैं ताकि लोगों की सुरक्षित रखा जा सके। तो हमने बनाए सुरक्षा चिन्ह। इनको बनाने के पीछे 2 मुख्य कारण, एक तो
लैंग्वेज का कोई इशू ना आए, किसी भी जगह का व्यक्ति कहीं भी जाके काम करे तो उसको उस साइनों को देख के वो आइडिया लगा सकता है। दूसरी बात, अनपढ़ भी आदमी इनको देख के आइडिया लगा सकता है कि भई हाँ, ये कुछ साइन है जो हमें इसके लिए बता रहे हैं कि भई ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या चेतावनी दे रहे हैं। तो पहला, सबसे पहला कौन-सा है? निषेधात्मक। निषेधात्मक मतलब 0% अलाउड करना, यानी कि आप मना कर रहे हैं किसी को ये काम नहीं करना। तो दूर से फोकस मारें, तो पहले 3 क्वेश्चन ये बनेंगे, आकृति कैसी है? वृत्तीय आकृति, 0% अलाउड कर रहे हैं, ये काटा मार। अच्छा, सफेद पर्दे पर काली आकृति और बॉर्डर किससे है? लाल से, और क्रॉस का निशान भी लाल है। इसका मतलब होता है ये काम ना करें। जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ आग जलाना सख्त मना है, सख्त मना है। ये साइन हमने बताए, हमने कहा 0% अलाउड है। ये वृत्तीय आकृति ये दिया था, हमने ये मार दिया, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर। फिर हमने बताया कि आवश्यक चिन्ह है। आवश्यक चिन्ह मतलब ये जरूरी है। 0% वो था मना करना, और ये 100% अलाउड है, 100% अलाउड है, 100% अलाउड है, मैंने ये कहा था। क्या आकृति कैसी रहेगी? वृत्तीय आकृति रहेगी, नीले पर्दे पर सफेद आकृति। नीले पर्दे पर सफेद आकृति की ये करना जरूरी है, जैसे हेलमेट पहनना आपके लिए सुरक्षित है। मैंने कहा देखो ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी, वो था ये नहीं करना। प्रोविहेंट मना करना, मैंडेटरी मतलब ये आवश्यक है। फिर उसके बाद जो आया था वो था चेतावनी साइन। वो कौन सा था? चेतावनी। तो तीनों साइड से चेतावनी एक बराबर मिलेगी। त्रिकोणीय आकृति रहेगी, दूर से फोकस मारे, क्योंकि आप किसी को सुरक्षित कर रहे हैं, खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। तो पीले पर काला और बाउंड्री भी काली रहेगी। पीले पे काला, पर्दे पीले, पर्दे पर काले रंग के संकेत, और इसका मतलब होता है खतरे की चेतावनी देना। जैसे भई डेंजर स्लीपिंग खतरा है, पॉइज़न खतरा है, इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है ना? आपके मैग्नेटिक फील्ड का खतरा है, तो इस प्रकार के खतरों से आपको हाइलाइट कर रहा है। फिर सूचना चिन्ह है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये आपको एक सहायता कर रहा है, एज़ पर सहायता, सूचना चिन्ह है, इन्फॉर्मेटिव है ये। तो इसमें हरे पर्दे पर सफ़ेद संकेत रहेगा, आयताकार या वह सूचना चारों दिशाओं में एक जैसी फैलनी चाहिए, चारों दिशाओं में। आपको वार्निंग तीनों साइड से और सूचना चारों साइड से एक जैसी जानी चाहिए। तो आयताकार या वृत्ताकार, हरे पर्दे पर सफेद आकृति, इसका मतलब होता है सुरक्षा उपाय को सूचित करना, जैसे बाहर निकलने का ये रास्ता है। जैसे बताया इसने, एयरप्लेन है, वहां पर आगे एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है, साइकिल स्टैंड है, आगे पेट्रोल पंप है, आगे आपका हॉस्पिटल है ना? हॉस्पिटल इस साइड है, आपका कैफे इस साइड। ठीक है। फिर हमने देखा कि प्राथमिक किट, प्राथमिक उपचार में हमने इस बॉक्स को दूर से नजर आए तो इसका लाल रंग किया, लाल पे प्लस का निशान लगाया, और इस पे सफेद पर्दे पर आपने प्लस का निशान लगाया जो दूर से दिखाई देता है, और ये इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए, तो एक बेहुदा चीज दे देगा, उसको आप बहुत आसानी से तो इस डायग्राम को भी हम अच्छे से देख चुके हैं कि भी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फिर भी एक लिस्ट बनाई। बेटाडीन का प्रयोग करते हैं कटे और जले घाव को इन्फेक्शन को रोकने के लिए, पैरासीटामोल, आइब्रोफिन आपके बुखार दर्द सिकुड़न के लिए यूज करते हैं, एस्प्रिन सीने में दर्द हल्के फुल्के मांसपेशियों में खिंचाव और हल्के दर्द के लिए प्रयोग करते हैं, सिट्राजिन और एंटी हिस्टामाइसिन आप एलर्जी के लक्षणों को रोकने के लिए, और बोर्नोल गले पे लगाकर आप इन्फेक्शन को और संक्रमण को रोक सकते हो। वोल्टेज झटका 90 वोल्ट तक से अधिक वोल्टता पर विद्युत धारा मानने में प्रभावित होती है। उससे कम है तो कोई बात नहीं, व्यक्ति सहन कर जाता है, उससे ज्यादा है तो दर्दनाक झटका आपको महसूस होता है। तो उस वोल्टेज के वैल्यू ये आगे हम मान देखेंगे धारा का, जिसमें आपको मिली एम्पियर ध्यान रखना है, क्योंकि 1 एम्पियर तो 20 वयस्क व्यक्तियों की मौत का कारण बन सकता है। तो विद्युत झटके में क्या-क्या हानियाँ हो सकती है? अभी किसी व्यक्ति के छाले पड़ सकते हैं, कोई अंग का मांस जल सकता है, श्वसन रुक सकता है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, और हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। देखो ये किस प्रकार से इसको विद्युत झटके से इस तार से अलग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर हमने इस डायग्राम को देखा 0 से लेकर 5 मिली एम्पियर तक संवेदनशील है, नहीं पता लगेगा। 10 से 20 मिली एम्पियर पर विद्युत का झटका लगेगा, मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाएगी। 50 मिली एम्पियर पर हृदयघात से आपकी मौत होने के चांसेस की संभावना रहती है। 100 पे आपकी डेफिनेटली छुट्टी हो जाएगी, 100 मिली एम्पियर पर आपकी मौत निश्चित है। और अगर आप 1000 मिली एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर के बराबर जाते हो तो वो 20 व्यक्ति की मौत का कारण बन सकता है, और एक 100 वाट के बल्ब को लाइटिंग अप करने के लिए काम कार्यगर है वो। फिर उस धारा के मान को अपनी बॉडी से रोकने के लिए हमने अपने बॉडी का शरीर का प्रतिरोध भी जांचा, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के शरीर में एक प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं। अगर 4 प्रकार की वैल्यू याद करनी है, सूखा तब चाहे तो 1 लाख से 6 लाख, गीली तब चाहे तो 1000 से कम, 1000 से कम, 1000 क्या ओम में मापते हैं। और हैंड टू हैंड कम दूरी है, हैंड टू हैंड कम दूरी है तो हम क्या कहेंगे 500, और कान से कान तक यहाँ तो बस पटाखा बोलता हुआ दिखेगा, 100 ओम से भी कम प्रतिरोध यहाँ होता है। अच्छा, फिर इसमें मैंने ड्राइव करके बताया कि I इज इक्वल टू होता है V अपन में R। आज थोड़ी तबीयत खराब है, आपको आवाज से भी पता होगा। तो I इज इक्वल टू वी आर, अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार जो वोल्टेज हम ले रहे हैं वो 110, और प्रतिरोध ले रहे हैं, जैसे सूखी तपचा का 1 लाख लिया तो 1.1 मिली एम्पियर, और 1.1 मिली एम्पियर संवेदनशील है, पता ही नहीं लगेगा, ठीक है, कोई खास पता नहीं लगेगा।
गीली त्वचा का जो हमने निकाला 110 बटा में 1000 ये आया 110 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर पर आपकी निश्चित मौत हो जाती है। हैंड टू हैंड पे निकाला ये बहुत ज्यादा हो जाता है, एयर टू एयर वाला भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये फॉर्मूले से भी मैंने आपको ड्राइव करके बताया था। फिर बात करते हैं कि अगर विद्युत का झटका लगा है या कोई दुर्घटना हो गई है, तो आपका जो कुछ टाइम होता है, क्रूशियल टाइम होता है, अगर उसको आप निकाल देते हो तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उसमें स्टार्टिंग के 30 मिनट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स। इस 30 मिनट में आप बंदे को बचाने की कोशिश कीजिए और उसमें अहम जो चरण है, वो है आपका सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation यानी कि आप उसे सीपीआर दें। सीपीआर तभी देना चाहिए जब उसका आपको ज्ञान हो और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आजू-बाजू भीड़ ना हो ताकि पेशेंट ना घबराएँ। बेसिक लाइफ सपोर्ट में अगर पांचों के पांच नाम याद रखो तो डॉक्टर एबीसी या डॉक्टर अब आसी ऐसे याद कर सकते हो। या फिर अगर आपको उसमें से तीन स्टेप चूज करने तो एबीसी एयरवे ब्रीथिंग और आपका क्या है सर्कुलेशन। पूरे के नाम ये रहे। डी फॉर डेंजर खतरा जांच करना है, रिस्पॉन्स देखना है, एयरवे देखना है, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन सीपीआर देनी है। डी फॉर डेंजर आप और आपका पेशेंट सुरक्षित ये सुनिश्चित कर ले कि वो सुरक्षित है, आपके ऊपर कोई चीज या आग फिर से वहां ना पहुंच जाए कि आप भी दुर्घटना का शिकार हो जाए। रिस्पॉन्स चेक कीजिए, बंदा रिस्पॉन्स दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके एयरवे यानी कि सांस के मार्ग को जांचेंगे। अगर सांस के मार्ग को जांच रहे हैं और वहां उसके मुंह में कचरा वचरा है, देखा हमने निकाल दिया साफ कर दिया फिर भी सांस नहीं आ रहा, तो फिर हम उसके ब्रीथिंग ब्रीथिंग को सुनेंगे। ब्रीथिंग देखा कि भी सुन रही है ठीक है, तो फिर बंदे से बातचीत करेंगे, उसके जख्म वगैरह को देखेंगे। अगर ब्रीथिंग नहीं सुन रही तो आप सर्कुलेशन यानी कि आप सीपीआर देना स्टार्ट कर देंगे। और सीपीआर को ना तब तक देंगे जब तक बंदे की सांस ना लौट आए या फिर कोई हॉस्पिटल की एम्बुलेंस की सुविधा ना आ जाए। कृत्रिम श्वसन सीपीआर ट्राई कर रहे हैं तो एक आपका बचाने का एक तरीका होता है कि इस बंदे को आप कृत्रिम श्वसन दें। कृत्रिम श्वसन में ये 4 मेथड है। पिछली क्लास में इनके बीच में लिख दिया था, फिर मैंने बाद में इसमें लिखा साफ-साफ ताकि पीडीएफ को पढ़ने में दिक्कत ना आए। सबसे है सेल्वेस्टर, सेल्वेस्टर मतलब सीधा लिटाएँगे, सेल्वेस्टर मतलब सीधा लिटाएँगे। सीधा लिटा रहे हैं इसका मतलब उसकी छाती पर घाव है, सीधा लिटाया जाता है, चेस्ट पे छाले हैं। इसमें चाहे सेल्वेस्टर चाहे सेफर 2 से 3 मिनट तक प्रेस करेंगे और इस क्रिया को 12 से 15 बार दोहराएँगे। दोनों के लिए आपको सेम बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इन दोनों में सिल्वेस्टर और सेफर में सेफर, सेफर मतलब आसान विधि है। आसान विधि क्योंकि है क्योंकि बंदे को पट लिटाया जाता है। पट मतलब जैसे चेस्ट के साइड लिटाएगा। अच्छा चेस्ट के साइड लिटाएँगे, उल्टा लिटाएँगे तो पीठ पे छाले होंगे, पीठ पे छाले होंगे। 2 से 3 मिनट तक ऐसे करके दबाएँगे और फिर उसको छोड़ देंगे। 15 से 16 बार इसको रिपीट करना होता है, 12 से 15 बार। और मैं तो कहूँगा तब तक रिपीट करना जब तक बंदे की साँस ना लौट आए या फिर कोई कन्फर्म ना हो जाए कि भई कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर आने वाला है। मुँह से मुँह विधि सबसे बेस्ट विधि है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि नाक बंद करके फिर मुँह में हवा डालें। जब हवा डायग्राम भी दिखाऊँगा, हवा डालेंगे तो चेस्ट फूलेगी और जब हवा बाहर छोड़ेंगे तब उसका हाथ-पाँव सब मुँह और हाथ दोनों नाक दोनों छोड़ देंगे, तो साँस वापस बाहर निकलेगी तो चेस्ट आपकी सिकुड़ेगी। बस इसमें ध्यान रखना सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि तुरंत कर सकते हो और बहुत ज़्यादा प्रभावी है। अगर ऐंठन वगैरह हो गई है, जगाड़े जबाड़े-जुबड़े जुड़ गए हैं पेशेंट के, तब भाई मुँह से मुँह तो साँस दे नहीं सकते, आप अपने मुँह से नाक से साँस दे सकते हो। इन दोनों में आप किसी कपड़े वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। नाक से साँस दें तो आप ध्यान रखें कि मुँह आपका क्या हो, मुँह आपका बंद हो कि नाक से साँस लो कहीं मुँह से हवा वापस आ जाए तो आपके लंग्स में नहीं पहुँचे। ठीक है। और ये कृत्रिम श्वसन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर 3 मिनट तक अगर माइंड में ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, तो आदमी निष्क्रिय हो जाता है, कोमा में चला जाता है और उसकी हड्डी-वेट रुकने से मौत भी हो जाती है। ये सिल्वेस्टर विधि है, 2 चरण है। इस विधि में आप हाथ को फैलाते हो, इस वजह से आर्म लिफ्ट, चेस्ट प्रेस, आगे की तरफ झुक के आप चेस्ट को प्रेस करते हो, नीचे तकिया लगा लेते हो ताकि वायु मार्ग ऐसे ओपन हो जाए और आपके लिए भी सुविधाजनक रहे कि हाँ, बंदे का आप हाल-चाल देख पाओ कि बंदा अब कैसे है। फिर दूसरी है सेफर, सेफर सबसे आसान है, बंदे को उल्टा लेटाया जाता है, जब इसके पीठ में छाले हो, हाथ-पाँव नहीं मार सकता, इसका मतलब आप अपनी कार्रवाई कर सकते हो, इसको ऐसे प्रेस कर सकते हो 2 से 3 सेकंड के लिए और कम से कम 10 से 12 बार इसको रिपीट करेंगे। मुँह से मुँह सबसे बेस्ट मेथड है, 10 से 12 किताबी है, 12 से 15 वाला लेकिन आप तब तक ब्रीथिंग देते रहेंगे जब तक उस बंदे की साँसें लौट ना पाएँ। आपको मुँह में साँस दें तो नाक को ऐसे कवर कर लेना है और इसके नीचे अगर आप कुछ लगाते हो तो इसका मतलब ऐसे मुँह होगा ऊपर, तो ये आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। मुँह से नाक तब करना है जब ऐंठन या माउथ आपका क्लोज़ हो, टाइम कंज़म्पशन मेथड है दोनों वाले मुँह से मुँह और मुँह से नाक वाले, लेकिन घबराना नहीं है, आपको करते रहना है, आपके सहारे इस बंदे की जान बचाई जा सकती है, ये बातें आपको मैंने बताई थी। अब यहाँ से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है और जिसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव किट पीपीपी, पीपीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। तो जितना टाइम मैंने आपको यहाँ समझाने में लिया है, मेरे ख़्याल से 14 मिनट 15 मिनट मान लेते हैं। तो ये जो 15 मिनट आपके स्टार्टिंग में मैंने लिए ना, उतना ही टाइम मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा और यही आदत आपको डालनी है। जब आप मैं तो बोल रहा हूँ भई, चीज़ों पेजों को पलट भी रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे को रिपीट भी करनी पड़ रही है, लेकिन आप जब रिवीज़न करोगे ना तो 5 मिनट में क्लास को रिवीज़न कर पाओगे।
और अगर 5 क्लास आती है, 6 क्लास आती है तो 15 मिनट, 20 मिनट में एक पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है। 10 मिनट की 10 क्लासें भी आती है ना तो मेरे ख़्याल से 40 से 45 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा और याद होता आपको ना। ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फिर से सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ और देखते हैं कि जी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्या है? पर्सनल शब्द आया है। इसका मतलब पर्सनल शब्द आया तो इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति की सुरक्षा हो। व्यक्तिगत सुरक्षा में आ जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव किट मतलब उस व्यक्ति की सुरक्षा। पीपीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। व्यक्तिगत सुरक्षा आ गया ना? व्यक्तिगत सुरक्षा, उपकरण सुरक्षा अच्छा व्यक्तिगत सुरक्षा में ये वाला शब्द यहाँ से छोड़ ठीक है। व्यक्तिगत सुरक्षा में सुरक्षात्मक क्या पहनाएँ? कपड़े पहने, हेलमेट पहने, चश्मा पहने, अन्य वस्त्र या उपकरण है। जो व्यक्ति अच्छा क्यों ज़रूरत पड़ी है? भई जहाँ कहीं भी हम काम कर रहे हैं, तो भई जहाँ पर हमें खतरा होता है कि भई यहाँ से जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल और क्रिकेट से याद आया, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू इंडिया ने फाइनल जीत लिया है, एशिया कप जीता है और ख़ास मतलब और कोई टीम से जीते तो भी खुशी तो तब भी होती, लेकिन पाकिस्तान से जीता, मज़ा आ गया। 1-1 मतलब ऐसा लग रहा था कि भई पासा किसी तरफ पलट सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि इंडियन है तो अब आज के टाइम में इंडिया की टीम रियलिटी में सबसे बेस्ट टीम है ना? और एशिया में तो हम काबू ही किसके आएँगे, मज़ा आ गया देख के, ठीक है? और ख़ास करके जो रूफ़ के है ना? रूफ़ है ना वो जो ऐसे कर रहा था, उसके जब लगे ना तब तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि बेफ़ालतू की ओवर एक्टिंग करते हैं ना उसका खामियाज़ा है, फिर आप अपने गेम पे ध्यान देते, फालतू के लक्षण कर रहे हो तो खामियाज़ा आपको भुगतना भी पड़ा। तो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलते टाइम हम प्रोटेक्शन देते हैं, अबे बॉल सेंसिटिव है, सर के लिए दे दिया, यहाँ ये गार्ड दे दिया, आपकी जो मान लेते हैं कि जो कुछ सेंसिटिव ऑर्गन है, उनके प्रोटेक्शन के लिए आपने किट दे दी, ठीक है? थाई वाला दे दिया, पेट के लिए भी यहाँ साइड में राइटी है तो इस साइड, है ना? और लेफ्टी है तो इस साइड, वो मतलब गार्ड वगैरह लगा दी। तो ये आप प्रोटेक्शन दे रहे हो। फिर पाँव के लिए आपने वो लगा दिए, क्या नाम है? मेरे को ज़्यादा क्रिकेट का नॉलेज तो नहीं है भई। क्या पहन के वो जो भी है आप बता देना कमेंट में, ठीक है? इस स्टेट यूनिवर्सिटी खेल के आया हूँ मैं, ठीक है? नहीं तो लेकिन मज़ा वो बता रहा हूँ कि भई जो पहन के भागते हैं बंदे, ठीक है? तो कह रहा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा में हम देखेंगे कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करके आया है, तो उसको हम प्रोटेक्शन किस प्रकार के भई कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आके सर पर ना लग जाए, तो भई उसको हम हेलमेट दे देंगे। कोई उड़ने वाली चीज़ आँखों में ना लग जाए, कोई धूल-मिट्टी या फिर कोई ऐसी इन्फेक्टेड चीज़ आँखों के माध्यम से संक्रमण ना फैला दे, तो चश्मा लगा दी। बस्तर कोई केमिकल चीज़ ना गिर जाए, कोई विद्युत का झटका ना लग जाए, तो हाथों में ग्लव्स पहना दिए, ठीक है? अच्छा, ऐसी चीज़ों को ही हम बंदे को सुरक्षित कर रहे हैं और वही आपका क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव किट आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? शरीर से होने वाले पहले से शरीर को चोट या संक्रमण से बचाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और उसी भाषा को हम पर्सनल प्रोटेक्टिव किट कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अच्छा कौन-कौन से खतरे हो सकते हैं? सुरक्षात्मक उपकरणों से हमें किन-किन खतरों से बचना है? हमें भौतिक, विद्युत, ताप, रसायन, जैव और साथ-साथ आपको कौन से वायु जनित कण से शामिल है, उनसे हमें बचना है। तो जैसे एग्जांपल हम विद्युत का लेते हैं, विद्युत वाले के लिए हमने अच्छे सोल वाले जूते और ग्लव्स पहन रखे हैं, ताकि हम विद्युत का झटका ना लगे। समझ गए इस बात को? जैसे ताप वाले में आपने पूरी बॉडी को कवर करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाओ, तो इसके लिए आपने एक किट पहन रखी है। जैसे रसायन के खतरे में कोई चीज़ जल आपकी बॉडी पे गिर के आपके अंग को जला ना दे, तो इसकी वजह से आपने किट पहन रखी है अच्छे से। तो ये जितने भी जिस जिस प्रकार के खतरे जिस फील्ड में आप कर रहे हो, वहाँ पर कैसा खतरा है, उसको बचने के लिए आप कैसे इक्विपमेंट यूज़ करते हो, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, वही आपके किस में आ जाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट में आ जाते हैं। ये कारखाना अधिनियम 1948 में पर्सनल प्रोटेक्टिव किट को इंट्रोड्यूस किया गया। लोगों ने इतने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारे लोगों को शरीर के अंगों से हाथ धोना पड़ा, किसी की जान भी चली गई, ऊपर से कोई बहुत हेवी चीज़ आके सर में लगी। फिर दोबारा से कर्मचारी कानून अधिनियम 1996 में प्रभावकारी प्रावधान बनाए गए, जिससे पीपीपी का सही उपयोग किया गया। सर ये दोनों डेट याद कैसे करें? बहुत आसान है। 1948, 48 का डबल 1996 यानी कि 48 में जब इंट्रोड्यूस किया लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, तो फिर कह रहे हैं कि 1948 के बाद 1996 में कर्मचारी कानून, ऐसे याद कर लेंगे भारत देश जब आज़ाद हुआ। ये ओवरऑल वर्ल्ड की बात हो रही है। हम अपने तरीके से याद करते हैं, भारत देश जब आज़ाद हुआ, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट उस टाइम तो सर्वाइव करना भी बहुत बड़ी बात थी। पर्सनल प्रोटेक्टिव किट तो कहाँ देखेंगे सर? तो सर हमने उस टाइम उस पर्सनल प्रोटेक्टिव किट को सीरियस नहीं लिया, कारखाना अधिनियम 1948 आज़ादी के 1 साल बाद, है ना? फिर उसी को जब समय बीता 1996 में आ गए, अब हम सिमर थे
है ना, छोटी चीज़ों चीज़ों पे वर्क करने में समर्थ थे, तो कर्मचारी कानून 1996 बना, 48-96, 48 कारखाना अधिनियम और कर्मचारी कानून 1996। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी फुल फॉर्म चैप्टर के लास्ट में आएगी, अभी परेशान मत होना। तो लागू करना मतलब कि भाई ऐसे नहीं कि आप लोकल चीजें पहन लो। हेलमेट पहनना सिर्फ और सिर्फ चालान के लिए बचने के लिए नहीं होता। आपके इस ये जो ऑर्गन है, ये जो सबसे सेंसिटिव है भाई, इसमें कोई डैमेज हो गया तो इसकी भरपाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो न्यूरॉन्स है वो अगर एक बार डैमेज हो गए तो वो दोबारा से रिकवर नहीं कर पाते, सबसे कम रिकवरी वाला पार्ट है। तो इसको बचाना जरूरी है, इसको बचाना जरूरी है, इस वजह से आप हेलमेट पहनते हो। ISO द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफाइड। ऐसे को लोकल हेलमेट पहन लिया पैसे बचाने के लिए और बस चालान से बचने के लिए। तो भाई कभी जिस दिन ना हो ऐसा किसी के साथ, लेकिन कभी किसी का अगर सामना हुआ दुर्घटना से, अगर उसका वास्ता पड़ा, तो भाई वो हेलमेट आपको बचाएगा। और हेलमेट आपने रील भी देखी होगी ना, ट्रक का टायर गुजरने वाला था, लेकिन हेलमेट इतना अच्छे वाला था। अब ये नहीं कि ट्रक के टायर को ही गुजरने के बाद भी हेलमेट नहीं है, लेकिन फिसलन हो गई तो बंदा साइड में खिसक गया, बच हेलमेट ने जान बचा दी। बहुत सारी क्लिप हम यूट्यूब पे देखते भी हैं। तो ये इसको डिसाइड करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन को लागू करना मान्य होता है, और इसके लिए पीपीपी किट के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कि ये पीपीटी किट है। व्यक्तिगत सुरक्षा में हम इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सर की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्टिव हेलमेट पहनते हैं, प्रोटेक्टिव हेलमेट हो गया। आंखों की सुरक्षा के लिए पूरी आंखों को कवर करने वाली, देखो पूरी आंखों में, तो यहाँ फैशन वाली नहीं पहननी, पूरी आंखों को कवर करने के लिए आई वियर पहनते हैं। डस्ट मास्क, है ना, धूल मिट्टी के कण अपने वायु के साथ ना जाए तो डस्ट मास्क पहना आपने, है ना। कोरोना वाला मास्क का जिक्र नहीं है, डस्ट मास्क का जिक्र है कि ये तो नियम जनरली बनाए गए हैं। कोरोना तो अब पाँव पसार रहे थे थोड़े साल पहले। फिर कहता है प्रोटेक्टिव बूट्स, यानी कि हाई नेक वाले जूते पहनने, हाई नेक वाले अच्छे लेदर सोल वाले जूते पहनने। अगर हाई नेक वाले नहीं होंगे तो कोई ऑब्जेक्ट उछल के आपके वहां चला जाएगा अंदर, फिर चुभेगा और काटेगा और कट लग सकता है। फिर हाथों की सेफ्टी के लिए सेफ्टी ग्लव्स पहनेंगे, पूरी बॉडी को कवर करने के लिए ऐसे किट वाले VIS की किट पहनेंगे, और आंखों के कानों की सुरक्षा के लिए आप ईयर प्लग, आप हेडफोन भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मग मग भी आते हैं, जो ऐसे सीधे पूरे अच्छे से फिट हो जाते हैं और फिर कुछ नहीं होता। मेडिटेशन वाले लोग इसको खरीदते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, फिर भी चलो एक बार फिर से इस चीज़ें के बारे में समझते हैं, कि भई जैसे सर की प्रोटेक्शन करनी हो, सर पे क्या क्यों बचाना है? गिरने या उड़ने वाली इस वस्तु से हमें बचाना है, तो हम सर पर क्या लगाएँगे? सर पर सर हम हेलमेट। कान मतलब बहुत ज़्यादा उच्च शोर से बहरापन ना हो जाए, तो इस वजह से हम कान मफ या कान प्लग का यूज़ करें। आँख मतलब सर कोई रासायनिक या धातु का छिड़काव हुआ है, धूल-मिट्टी के कण ना जाए, तो इस वजह से सुरक्षित चश्मा, पूरी आँखों को कवर करने वाली चश्मा पहनेंगे। फिर कहता है साँस, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में धूल, ऑक्सीजन, है ना, कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ये देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटर का या नोज़ मास्क का प्रयोग करते हैं, ताकि धूल-मिट्टी के या फिर कोई हानिकारक गैस आपके अंदर ना जाए। फिर है पूरी बॉडी को किससे बचाते हैं? तापमान, रासायनिक छिड़काव, जलन वगैरह ना जाए, तो हम जैकेट या एस्प्रिन का प्रयोग करते हैं। फिर है हाथ और बाजू में घर्षण, घर्षण की वजह से, है ना, घर्षण का समझते हो ना, यानी कि कोई भी ऐसी कोई चीज है भाई जहां पर मतलब गिरारी वगैरह है, तो वो उस पे हाथ, अगर आपका बात ऐसे ऐसे चलते बातें कर रहे हो, ऐसे हाथ रखा गया तो भी कट लग जाएगा, तो इस वजह से हम किसका प्रयोग करते हैं? फाइबर दस्ताने का भी कट लगे तो पहला वो और हम अपना हाथ हटा लें, और अगर अचानक ही रखा जाता तो ऐसा चीरा जाता। फिर कह रहा है कि पाँव और टाँगों के लिए फिसलन ना हो, गिरने के बाद आपके के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो, तो इस वजह से हम अच्छे सुरक्षित क्या करते हैं? जूते पहनते हैं। ये सारे इसमें प्रोटेक्टिव किट में बता भी रखा है। ठीक है, प्रोटेक्टिव किट में आपको बता भी रखा है। क्लियर है भाई? हो जाएगा। पीपीपी की फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछी जाती है ज्यादातर, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। फिर पूछ लेगा सर की सुरक्षा के लिए, हाथों के लिए, पाँव के लिए क्या हम यूज करेंगे? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके लिए पीस ऑफ केक है। पीस ऑफ केक मतलब पका पकाया हलवा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए पका पकाया हलवा है। अभी पता लग जाएगा 1 सेकंड में। पहले तो हमें ये देखना है कि आग को लगने के कारण क्या है। बच्चों को बड़ा परेशान करता है। देखो यहाँ इस टॉपिक की डेप्थ में कैसे जाएँगे? पहले हम ये जानेंगे आग लगने के कारण क्या है? फिर आग लगने के कारण तो आग को बुझाएँ कैसे? तो आग लगाने के पीछे ना 3 कारण नज़र आएँगे। आग लगने के पीछे 3 कारण नज़र आएँगे, और वो 3 कारण क्या है? सर हमें ईंधन देना, फ्यूल देना, सर हम ऊष्मा मतलब हीट देना, और सर ऑक्सीजन होगी तो आग लग सकती है। बहुत अच्छे से डिटेल से बताऊँगा और याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में।
आग लग गई, फिर आग सर आग को बुझाएंगे कैसे? इन तीनों में से किसी एक चीज को काट देंगे। इन तीनों में से जैसे हमने सबसे पहले देखा कि भी सुरक्षा क्या है, सुरक्षा है तो फिर हमने देखा कि भी सुरक्षा में ये देखना है, फिर सुरक्षा फिर भी सर दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के कारण क्या है, फिर दुर्घटना हो गई तो बंदे को बचाया कैसे जाए। तो आग क्या है, आग के बारे में देखा, आग के लगने के कारण क्या है, तो आग को हम रोकें कैसे? सर आग को रोकने के लिए हम कोई उपचार करेंगे, इन तीनों में से एक चीज को रोकेंगे। फिर भी आग लग रही है तो फिर उस आग को बुझाना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कहीं पानी डाल दिया, कहीं 3-4 प्रकार की चीजें हम यूज करते हैं, कहीं पानी पानी, झाग, ड्राई पाउडर या गीला रसायन, या फिर हम यूज करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो 2 चीजों का मिश्रण है। तो अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, पानी को हर जगह हम प्रयोग नहीं कर सकते। पानी को हम यूज करेंगे वहां जहां पर विद्युत का शॉक लगने का कोई डर ना हो। नहीं तो आप तारों पे पानी डाल लग जाए, छुट्टी हो जाएगी ना भाई, आग तो बाद में बुझेगी, है ना? आग तो बाद में बुझ जाएगी, अपनी अग्नि पहले जल जाएगी। कहने का मतलब है इस तरीके से हमें पढ़ना है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कौन सी चीज कैसे प्रयोग करेंगे, ये सारा कुछ बता के, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो ये गीला रसायन है, हेलोन जो बोलते हैं, जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, और फिर विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण क्या आते हैं, क्योंकि हम तो इसे इलेक्ट्रिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना। तो ये टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर इस टॉपिक से मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी से अगर मान के चलो 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं, तो 4 में से 1 और 2 क्वेश्चन आपके फायर से रिलेटेड। इस प्रकार की ये टाइप ए प्रकार की आग कौन सी है, टाइप बी प्रकार की कौन सी है, टाइप सी प्रकार की कौन सी है, इस आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा इसका कलर होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चों को वहां पेपर में कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो तुम्हारा भाई आगे खड़ा है। आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आग को प्रेरित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या है? 3 महत्वपूर्ण कारक है वो जो निम्नलिखित है। एक तो भाई आग लगेगी ईंधन। भाई आग लगेगी किसमें? ईंधन मतलब समझते हो क्या? आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है सच में। एक तो नवरात्रों का बस लास्ट चल रहे हैं, है ना? मतलब कल उद्यापन हो जाएगा, है ना? ये पेट भूखा पेट है भाई। एक तो ये रीजन हो गया, 9 के 9 नवरात्रे रखे हैं और बिना उसके खाने। और दूसरा है कि अब ना एसी से बाहर अंदर होते हैं और मौसम चेंज हो रहा है। कल मैं खेत वगैरह में भी चला गया, है ना? मारने के लिए आते ही फिर नहा लिया था, तो इस वजह से ना बहुत तबीयत खराब हुई, रात को फीवर आई, तो अब शरीर टूट रहा है, तभी तो आज ये क्लास सुबह नहीं आ पाई। लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लास की रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए और आपकी भी रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए रिवीजन वाली। और एक रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए, कमेंट कमेंट कर दिया करो यार तुम। मैं देखता हूँ जितने व्यू आते हैं, कमेंट आते हैं 2 या 3, और जो उन बच्चों के आ रहे हैं ना, उनके रेगुलर आ रहे हैं और रियलिटी में करते हैं। वो नॉर्मल सा एक कमेंट तो जरूर करते हैं, राम राम सर जी, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। अरे तुम कर दिया करो यार कमेंट। मेरे को कमेंट मतलब मैं ये नहीं देखता व्यू कितने हैं, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कमेंट कितने आए हैं। मेरे को पता है ये चैनल जिस दिन वायरल होगा तब को मैं तुमको कहने की जरूरत नहीं है, जो जिनको पढ़ना होगा वो अपने आप से ही आगे के आगे आगे भेजते चलेंगे। लेकिन कमेंट बहुत मायने रखते हैं। जो टीचर कहते हैं ना कि शेयर किया करो, कोई नहीं करता, मेरे को पता है। वो जिस दिन तुम्हारे मन में आएगी उस दिन मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं है। कमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं चैनल को आगे बढ़ाने में। कमेंट ही बच्चे को, जब आपने यहाँ आए थे, या तो किसी आपने आपको किसी दोस्त ने बताया होगा, या फिर आके आपने थोड़ी देर क्लास देखी होगी, साथ में नीचे स्क्रॉल करके आपने कमेंट देखे थे कि कमेंट में क्या बोल रखा है, दम कितना है इन क्लासों में। तो भाई कमेंट क्या करो, आप कमेंट करके अगर अच्छा है तो अच्छा बताइए, बुरा है तो बुरा बताइए बस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आग लगने के पीछे ईंधन होता है, कि भाई आग लगेगी किसमें, आग लगेगी किसमें, आग लगेगी कोई लकड़ी में लगे, कोई कागज में लगे, कोई रबड़ में लगे, कोई प्लास्टिक में लगे। ये जो जितने भी नाम बोले ना, ये टाइप ए प्रकार की आग है। या कोई आग किसी तेल में लगे, या कोई मोबिल में लगे, या फिर कोई केरोसिन में लगे, या फिर मान लेते हैं कोई किचन के ऑयल में लगे, ये टाइप बी प्रकार की आग। या फिर आप कोई विद्युत के उपकरणों में लगे, है ना, विद्युत के उपकरणों में लगे, ये टाइप सी प्रकार की आग। तो ये आग लगे कहाँ? तो जहां पर लगती है वो बोलते हैं ईंधन। क्या है? ईंधन। फिर आग लगती कब है? सर आग लगती है टेम्परेचर की वजह से। जैसे आपने देखा होगा अब यूएसए के जो बड़े बड़े जंगल है, हाँ वहां पर आग लग जाती है बहुत ज्यादा, जब सूर्य का प्रकाश होता है और जंगल की सूखी लकड़ियां जब होती है, तो वो बहुत जल्दी उस प्रकाश में आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ लेती है, आगे से आगे ईंधन मिलता चलता है, मतलब सामान मिलता चलता है, आग आगे की आगे फैलती रहती है। कुछ शरारती तत्व भी हो लगते हैं, लेकिन वो आग कितनी नुकसान पहुंचाती है आपने न्यूज में भी देखा होगा। तो ईंधन हो और उष्मा, उष्मा मतलब टेम्परेचर की वजह से आग लगेगी। अच्छा तीसरा, आग बचपन में आपने 9वीं 10वीं क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, सिखाया यही सिखाते थे, क्योंकि सरकारी सरकारी स्कूल में उस दौरान इतनी क्या होती नहीं थी, हमारे स्कूल में ठीक है। तो हमें सिखाया जाता था कि एक कैंडल लिया, कैंडल पे ना
गिलास, मान लो कि ऐसा गिलास जिसमें आप कैंडल को देख पाओ, पारदर्शी गिलास, उसके ऊपर रख दो, तो बहुत जल्दी वो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि उसमें फिर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी थी वो उतनी ही देर जलेगी, अदरवाइज वो आपकी मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो क्यों बुझ जाती है कोई आग? जब वहां ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ऑक्सीजन होगी तो आग जलेगी। तो आग जलने के मुख्य 3 कारण हैं। एक तो क्या होना चाहिए? ईंधन। अगर ईंधन है तो आग जले ही जलेगी। ठीक है। आग लगेगी किसमें? ईंधन में लगेगी। अच्छा, फिर दूसरा टेम्परेचर होगा, उष्मा होगी, हीट होगी तो आग जलेगी। और क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। ये 3 चीजें आग लगने के पीछे दायित्व है। 3 चीजों की वजह से आग लग सकती है। अब 3 में से कोई एक, अगर मान के चलो मैं इस एक को काट दूं तो आग बुझ जाएगी। तो इस एक को काटना क्या कहलाता है? हीट। हीट मतलब उष्मा। उष्मा मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम कैसे करेंगे? ठंडा कर कर। तो उसको बोलेंगे कूलिंग। अगले पेज में सारा कुछ लिखा है, लेकिन मोटा मोटा बता देंगे, याद ही हो जाएगा। 3 में से अगर कोई एक चीज काट दें, सर हम फ्यूल काट दें, फ्यूल काट दें। फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन को काट दें सर। ईंधन को काटना मतलब जिसमें आग लगी उसी को काट दें। तो आग फैलेगी कैसे? आगे कुछ माध्यम ही नहीं है। मान के चलो ऐसे समझते हैं भाई, ये मेरी मैथ की कॉपी है, ठीक है, ये मेरी मैथ की कॉपी है, ठीक है, ये मेरी इतनी सारी मैथ की कॉपी है, ठीक है। तो कह रहे कि भाई आग इस पेज पे लगी, इस पेज पे आग लगी, ठीक है, यहाँ इस पेज पे आग लग गई, ठीक है। तो इस पेज पे आग लगी तो मैं काम करता हूँ भाई, ये आग इस पेज से इस पेज पे ना जाए तो मैं इस पेज को ही काट दूं, बस आग यही रुक जाएगी। कहने का मतलब फ्यूल को काट दो। फ्यूल को काटने का मतलब क्या है? हम आग को क्या मार दें? भूखा मार दें। ये देखो, वो कर रखा है, अलजेब्रा कर रखा है, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा तुमको? ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि भाई आग को भूखा मार दें। भूखा मारना मतलब क्या काट देना? फ्यूल को काट देना। तो इसको बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूखा मारना। और तीसरा जो है वो है क्या भाई? ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म कर दे। ऑक्सीजन बंद कैसे होगी? ये नहीं कि कमरा बंद कर दो। कमरा बंद कर देंगे तो गेट वगैरह तो चलेंगे, उससे भी फायदा होता है वैसे। जैसे आप ऐसे समझो, आपके घर में ये बहुत सारे कमरे और एक कमरे में आग लग गई और वो आग आपसे नहीं बुझ रही। जैसे मान के चलो, आग को बुझाने के लिए हम ज्यादातर पानी डालते हैं और आपने देखा कि भाई साथ साथ ना वो वहां पर इलेक्ट्रिक स्विच भी है और सप्लाई आपसे कट नहीं रही। सप्लाई आपसे कट नहीं रही तो आप पानी तो डाल नहीं सकते, वरना पानी अगर दूर से फेंकोगे तब भी कुछ लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं अचानक से फेंक दूंगा। अरे अचानक से फेंक देगा भाई, कहीं ना कहीं तो एक धारा बनेगी। धारा बनेगी तो धारा का मान आपकी तरफ ही आएगा, क्योंकि धारा हमेशा उस मार्ग को चूज करती है जिसमें करंट आसानी से गमन कर जाए, प्रतिरोध ना हो। और तो पानी का प्रतिरोध तो आपको पता ही है। तो आग अब बुझ नहीं रही तो आप क्या करेंगे? कम से कम फायर वालों को फोन करें तो उस कमरे को चारों खिड़की विड़की बंद कर दो। बचाने वाला सामान है जल्दी से निकालो, लेकिन खुद की लपेटों में ना जाए। तो आप कमरे को बंद कर देंगे तो हवा की सप्लाई नहीं आएगी। हवा मतलब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो लपटें नहीं उठेगी। ये नहीं कि उस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है, कमरे में तो ऑक्सीजन है तो आग तो लगती लगी रहेगी, लेकिन लपटें नहीं उठेगी। तो कहीं तुम ये सोच लो ऑक्सीजन को काटना, कहीं आग लग गई कमरे में, बंद कर दो कमरा, आग बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, क्योंकि उस कमरे में ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो कैसे बुझती है? तो भाई ऑक्सीजन फिर हम वहां क्या करते हैं, झाग वगैरह भरकर ऑक्सीजन सप्लाई, या फिर ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर सूखा, ब्रोदा नहीं, लकड़ी का ब्रोदा मत सोच लेना, क्योंकि वो तो आग पकड़ेगा। ड्राई पाउडर ऐसा पाउडर होता है जो ऑक्सीजन, जो मतलब वो आग को फैलने से रोकता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को काटता है। तो ऑक्सीजन को काटने, इसका मतलब उसका नाम रखते हैं स्मूथरिंग। क्या करते हैं? स्मूथरिंग। तो आग लगने के 3 कारण है। लगेगी किसमें? ईंधन में, टेम्परेचर की वजह से लगेगी और ऑक्सीजन होगी तो आग जलेगी और फैलेगी ऑक्सीजन की। तीनों में से किसी एक कारक की अनुपस्थिति आग, विद्युत आग को बुझाने में सहयोगी होती है। अतः अग्निशमन के दौरान इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई जो आग बुझाने वाली गाड़ी आ रही है ना, जो अग्निशामक यंत्र आएगा, मान के चलो कि भाई वो देखता है कि भाई क्या चीज की सप्लाई में रोकूं। मैं तो मेरी तरफ से एफर्ट लगा ही रहा हूं कि मैं क्या रोकूं। अब उसने देखा कि जैसे आपने देखा होगा कि लोगों के खेतों में जब आग लग जाती है, खास करके गेहूं के टाइम में, क्योंकि उस टाइम गर्मी होती है, और गर्मी में जब आग लग जाती है, किसी ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग वगैरह हो गई, या कहीं से कोई आग की चिंगारी की वजह से, या किसी की मतलब स्मोकिंग वगैरह की वजह से आग लग जाती है, या फिर मशीन जब चल रही होती है तो उसमें घूर्णित भाग होता है, घूर्णित भाग में फिर घर्षण की वजह से भी वहां चिंगारी वगैरह उठती है और आग लग जाती है। तो फिर वो आग इतनी भयंकर फैलती है क्योंकि उसको ईंधन, बिल्कुल ईंधन जो मिलता है वो क्या है? गेहूं है, और वो बिल्कुल सूखी है। बहुत मतलब उसको हीट उसमें बहुत मिलती है, टेम्परेचर भी है और बहुत सूखा। तो वो आग ना बहुत जल्दी फैलती है, जिधर हवा उधर वो आग बहुत सपाटे से, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो चलती जाती है। तो फिर समझदार व्यक्ति क्या करता है? अब भाई अब उसका खेत तो गया ही गया। समझदार व्यक्ति ये नहीं कि उस आग को कंट्रोल करता है, वो क्या करेगा? जिसके पास ट्रैक्टर वगैरह की सुविधा है तो वो ट्रैक्टर से ना
एक कतार बना देगा कि भाई वो आग आगे ना फैले, यानी कि जो ईंधन था, ईंधन मतलब जो गेहूं थी, उसके आगे कम से कम वो हैरो वगैरह चला के और एक 3-4 मतलब पटिया ऐसे जल्दी जल्दी से घुमा देता है, ताकि वो आग इस खेत से उस खेत में, यानी कि जो आग बुझाने वाले आएंगे वो देखेंगे क्या काटे, ईंधन को काटे, है ना, या फिर अगर ईंधन नहीं कट रहा, मान के चलो सारी चीजें ऐसे खपा ऐसे भरी हुई पड़ी है, मान लेते हैं कि लकड़ियों में आग लग गई और सारी लकड़ियां ऐसे मतलब ऐसे एक दूसरे से ऐसे सटा के लगी हुई है, मतलब जो बड़े बड़े जो है ना आरओ, उनकी बात कर, आरओ मतलब आरा समझते हो ना, जहां पर लकड़ियां वगैरह काटी जाती है। तो फिर क्या सोचा उन्होंने, चलो भाई पानी पानी डालते हैं, पानी उष्मा को कम करते हैं, उष्मा के टेम्परेचर को कम करते हैं, ठंडा पानी डालते हैं। और फिर ऑक्सीजन की सप्लाई, फिर वहां हम देखते हैं कि भाई अगर हम यहाँ गिल वो मतलब क्या फोम वगैरह झाग वगैरह डाले ताकि सप्लाई अपनी कट हो जाए। तो इन 3 चीजों में से अग्नि को बुझाने वाले इन 3 मुद्दों पर विशेष ध्यान देता है कि भाई तीनों में से किस चीज को मैं काटूं जो आसान भी हो और अपनी आग बुझ भी जाए। अगर वो व्यक्ति, 3 नाम ध्यान रखने हैं, एक तो है जी स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब किसी को भूखा मारना, तो भूखा हम किसको मारेंगे, आग को भूखा मारेंगे। एक है जी स्मूथरिंग, स्मूथरिंग है मतलब ऑक्सीजन को बंद, सप्लाई को रोक देना। और एक है जी कूलिंग, कूलिंग मतलब ठंडा कर देना। अच्छा, ये भूखा मारना, स्टार्विंग मतलब क्या है, भूखा मारना, किसको भूखा मारेंगे, आग को भूखा मारेंगे, भूखा मारना। अच्छा, भूखा मार रहे हैं आग को भूखा मारने का मतलब जिसमें आग लगी है, जिसमें आग लगी है उसके कनेक्शन को काट देना, जिसमें आग लगी है उसके कनेक्शन को काट देना। आग किसमें लगी है सर, आग लगी ईंधन में, तो यहां देखो क्या बोला है, आग से ईंधन को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्टार्विंग कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछता है, आग को बुझाने के लिए स्टार्विंग में से, स्टार्विंग आग में बुझाने की प्रक्रिया स्टार्विंग है, स्टार्विंग में किस चीज की सप्लाई को या किस चीज को हम अग्नि से दूर करते हैं। ऑप्शन होंगे, हम करते हैं ईंधन को दूर, ऑक्सीजन को, या फिर आप यूज करते हो उष्मा को। किसको दूर करते हैं, तो हम कहेंगे हम यूज करते हैं ईंधन। ईंधन मतलब स्टार्विंग मतलब भूखा मारना। आग को भूखा कैसे मारेंगे, आग को कुछ खाने को ना मिले, खाने को ना मिले मतलब क्या, आग के ईंधन ना मिले, जिसमें आग लगी उसी की सप्लाई को तोड़ देना, चेन को ब्रेक कर देना, ब्रेक द चेन एंड स्टॉप द फायर, ऐसे कुछ समझ लीजिए। फिर क्या है स्मूथरिंग, स्मूथरिंग मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देना। कह रहे आग से ऑक्सीजन को अलग करने की प्रक्रिया, आग से ऑक्सीजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्मूथरिंग कहते हैं। इसमें फोम, मैंने बोला था ना क्या का प्रयोग करेंगे, फोम, झाग या रेत इत्यादि की सहायता से ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोका जाता है। फोम की लेयर बना देना, मतलब कि जहां आग फैली है वहां पर पूरा फोम वगैरह भर देना, ताकि भाई ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए और आग की लपटें आगे ना पहुंच पाए। तो फोम वगैरह रेत वगैरह डाल देना, लपटों से बचा के रखना और ऑक्सीजन को खत्म कर। तीसरा जी कूलिंग, कूलिंग से देखते ही पता लग गया, इस प्रक्रिया में पानी की सहायता से आग के तापमान को कम किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है। तो स्टार्विंग मतलब स्टार्विंग में क्या करना है, स्टार्विंग में यहां एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जी स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब फ्यूल, ईंधन, ईंधन को ब्रेक कर देना, चेन को ब्रेक कर देना। फिर है जी आपका क्या, स्मूथरिंग, स्मूथरिंग में किसको खत्म कर देना, ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्रेक कर देना। और तीसरा है जी आपका कूलिंग, कूलिंग में आपके किसके तापमान को कम कर देना, उष्मा के तापमान को कम कर देना। इन तीनों में से कोई एक अगर आप तोड़ देते हो, इसका मतलब आप अपनी आग को नियंत्रित कर, लगी आग को नियंत्रित कर सकते हो। तो आग लगने के 3 कारण, जिसमें लगेगी उसे ईंधन कहते हैं, ईंधन को हटाएंगे तो आग को भूखा मारेंगे, उसे स्टार्विंग कहते हैं। लिंक कर देते हैं तीनों चीजों को, फायर की तीनों चीजों को लिंक कर देते हैं। आग लगने का मुख्य कारण क्या है, आग लगेगी किसमें, तो उसको हमने बोला ईंधन, क्या बोला, ईंधन। और हम ईंधन को ही अलग कर दें तो हम आग को क्या कर देंगे, भूखा मार देंगे। तो भूखे मारने को क्या कहा, स्टार्विंग, स्टार्विंग स्पेलिंग आप ठीक कर लेना। अच्छा कल वो सॉरी कंप्यूटर में मैंने गलत लिखा दिया था, मैं तुमको इधर बता, स्टार्विंग ईंधन, ईंधन को मतलब कर देना, खत्म, ब्रेक कर देना, ईंधन की वजह से आग लगेगी और ईंधन को हटा देना, तो स्टार्विंग करना। फिर आग किस में लगती है सर, आग लगती है, ऑक्सीजन को लास्ट में लिखेंगे, आग लगती है सर किसकी वजह से, उष्मा की वजह से, उष्मा हीट की वजह से। तो हीट को कम करना है तो हम क्या करेंगे सर, कूलिंग करेंगे, क्या करेंगे, कूलिंग मतलब ठंडे पानी की बौछारें डालेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, ठंडे पानी की बौछारें और फोम झाग का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना हो। और तीसरा कौन सा है सर, तीसरा है जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या ध्यान रखना है सर, ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन, ये 3 कारण है सर जो इस साइड रखे हैं आपने, जो आग लगने के कारण के दायित्व है। तो ऑक्सीजन को, सर ऑक्सीजन की सप्लाई को काटना, इसका मतलब हम क्या करते हैं,
स्मूथरिंग करते हैं, स्मूथिंग, स्मूथरिंग है या स्मूथिंग है? स्मूथरिंग, क्या करते हैं? स्मूथरिंग करते हैं, ठीक है? तो इस वजह से आप तीनों में से कोई एक चीज़ कर लीजिए, चाहे तो आप स्टार्विंग कर लीजिए, चाहे आप कूलिंग कर लीजिए, चाहे आप स्मूथरिंग कर लीजिए, तीनों में से कोई एक चीज़ को फ़ॉलो कर कर आप किसको रोक सकते हैं? फिर आप अग्नि को रोक सकते हैं। आप किसको रोक सकते हैं? अग्नि को रोक सकते हैं। ठीक है भाई? अब सुनना मेरी बात, अभी हम इसी पेज पे कुछ और आपको बताने वाले हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है? बहुत ध्यानपूर्वक देखना, ये समझ में आया तो आगे जो कन्फ्यूज़न है ना, वो कभी भी नहीं होगी। अच्छा, आग बुझाने के लिए जनरली आप किन-किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे? उस पे थोड़ा-सा फोकस डालते हैं। मैं मार्क करो। सर आग बुझाने के लिए सर आप पानी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पानी का प्रयोग। सर आग बुझाने के लिए आप झाग यानी कि फ़ोम का प्रयोग करेंगे। झाग का प्रयोग करेंगे। आग बुझाने के लिए सर आप ड्राई पाउडर का यूज़ करेंगे। ड्राई पाउडर, सूखा रसायन का प्रयोग करेंगे। ड्राई पाउडर का प्रयोग करेंगे। ये वो ड्राई पाउडर नहीं है जो आप लकड़ी का कोई बुरादा सोच लो, वो तो आपको आगे भड़काएगा। सर आग बुझाने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, CO2, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक चीज और मिली, ठीक है? और एक होता है गीला ड्राई पाउडर और एक सूखा रसायन। ड्राई पाउडर ये सूखा रसायन, यहाँ मैं यही लिख देता हूँ। एक होता है सर गीला, गीला रसायन। बताइए इसके अलावा कोई तुम्हारे पास रसायन, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई मेथड है क्या जिसे तुम आग को बुझा पाओ? ये 4 के अलावा आग बुझाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? सर आग बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जनरली हमने देखा है कि जो फायर वाली जो गाड़ी आती है आग वाली, वो पानी को ही लेके आती है। या फिर आग बुझाने के लिए सर हम झाग का प्रयोग करेंगे। झाग का प्रयोग करेंगे, ताकि झाग का प्रयोग कब करते हैं? सर झाग का प्रयोग हम स्मूथरिंग करने के लिए करते हैं। किसके लिए? स्मूथरिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं हम सर झाग का। किसका प्रयोग करते हैं? झाग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सर फिर हम सूखे पाउडर का, है ना? उससे भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। या गीला रसायन मतलब जहां पर टेम्परेचर को कम करना हो। ध्यान से समझिए, ड्राई पाउडर तो हम यूज करते हैं जहां पर आपका ऑक्सीजन की सप्लाई को काटना हो, और गीला रसायन हम ऑक्सीजन की सप्लाई के काटने के साथ साथ ये आपका टेम्परेचर को भी तो कम करता है ना। गीली है कोई चीज, हम मान के चलो किसी लकड़ी में आग लग गई, तो पानी डाल रहे हो तो आप गीला रसायन भी डाल सकते हो। गीला मतलब कोई ऐसा कूड़ा करकट डालिए जो भाई आग को रोके, रोके। गीले रसायन में आग नहीं लगती। और एक है सर कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा। एक तो वो तेरी बता ही दिया मैंने, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भाई आग के लगने के कारण क्या है, और उसको बुझाने के जो कोई एक चीज कम कर देंगे, स्टार्विंग कर देना, कूलिंग कर देना, स्मूथिंग। तो सर आग को बुझाने के लिए क्या-क्या यूज़ करते हैं? पानी, झाग, ड्राई पाउडर, गीला रसायन या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रयोग हम विद्युत रसायनों को विद्युत में लगी आग में नहीं करेंगे? मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ, इस बात को नोट कर लेना, फिर पूरा टॉपिक आगे पढ़ना ही है, परेशान मत होना। बस ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी विद्युत में आग लग जाए, किसमें आग लग जाए? तो विद्युत में। ये कैटेगरी बनेगी आगे चलकर। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ हो वहाँ पर आग लग जाए, तो वहाँ पर कोई भी गीली चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते। किसका प्रयोग नहीं कर सकते? कोई भी गीली चीज़ का प्रयोग हम नहीं कर सकते। गीली चीज का प्रयोग नहीं कर सकते। गीली रसायन का मतलब नहीं है, गीली चीज का मतलब क्या है? क्योंकि धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो सर हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? सर हम पानी का और हम झाग का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि झाग भी किससे बने हैं? कहीं ना कहीं पानी को मिलाकर। मिलाएंगे क्या झाग में, वो बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम है तो पानी का ही रूप ना झाग। तो विद्युत में लगी आग को विद्युत में लगी आग में हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? सर विद्युत में लगी आग में हम गीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। और गीली चीज़ कौन-सी है? गीली चीज़ है सर पानी और झाग। ये पानी गीला ही होता है, झाग भी है। इनका प्रयोग आपका कभी भी नहीं किया जाएगा। विद्युत में लगी आग में पानी और झाग का प्रयोग नहीं करना। मोटा-मोटा मैंने बताया। तो आग को बुझाने के लिए ये चीज़ें हैं। बुझेगी किससे? सर पानी से, झाग से, ड्राई पाउडर, गीला रसायन या कार्बन डाइऑक्साइड। सर विद्युत में लगी आग में सर आपको पानी और झाग का प्रयोग नहीं करना। मतलब मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, जो टॉपिक अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ना है। एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। ज़्यादातर ना इन इन आग की ना हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी। आग की हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी। ज़्यादातर आग किसमें लगती है? सर ज़्यादातर आग आपकी लकड़ी में लगती है, कपड़े में लगती है, लकड़ी, कपड़े, प्लास्टिक में लगती है, सर रबड़ में लगती है, सर पेपर में लगती है। इस आग को बोलेंगे टाइप ए प्रकार।
यानी कि इसके अलग अलग नाम रख दिए। जैसे ऐसे समझो जैसे ऐसे समझो कि भाई अपना ये जो इलेक्ट्रिशियल सब्जेक्ट है, हम अपने आईटीआई में पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो सारा सिलेबस एक साथ ही क्यों नहीं करवा दिया, ताकि भी बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और एग्जाम ओरिएंटेड अपना पैटर्न भी करते रहो। यानी कि हर एक चीज के हम पर्टिकुलर नाम डिसाइड कर देते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न बना देते हैं। जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए ये पेपर ही क्यों है, हमसे आके ये चेक कर लो कि भाई कौन ईमानदारी से काम करेगा, उसी के बेस पे लगा दो। हमारी नीति देखो, तो उसका कोई मापदंड नहीं है। मापदंड क्या है? एक लोगों बहुत सारे फॉर्म आते हैं, उनमें से कोई पर्टिकुलर फॉर्म हमें सिलेक्ट करने होते हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन 10वीं आईटीआई, पॉलिटेक, बीटेक जो भी है मान लो। फिर उसके बाद हमें ये देखना होता है कि उनका डॉक्यूमेंट कोई फर्जी नहीं है, फिर हमें ये चेक करना होता है कि उसने पेपर पास किया है कि नहीं किया, फिर बाद में उसका मेडिकल भी होता है, तो एक पर्टिकुलर मापदंड है। ठीक उसी प्रकार से आपकी पर्टिकुलर टाइप है, अगर वो टाइप आपके क्लियर नहीं होगे तो आप जैसे भाषा में कहें मुंगल है, मुंगल मुथ है, ज्यादा पानी अगर डाल दोगे तो आपका काम भी तमाम हो जाएगा। सॉरी, कहने का मतलब ये है कि हर जगह पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें आपको ये जानना जरूरी है कि ये आग किस प्रकार की है। हर जगह आप झाग का भी प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे मैंने एक तो स्पेशली यहाँ मेंशन करके बता दिया कि विद्युत में लगी आग में गीली चीजों का प्रयोग नहीं करते, पानी और झाग का प्रयोग नहीं करते। हर जगह हम ड्राई पाउडर का प्रयोग नहीं कर सकते और हर जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग नहीं कर सकते। इस वजह से आग की कुछ कैटेगरिया बनाई गई, आग की कुछ टाइप बनाई गई। तो उसमें क्या कहा कि टाइप ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर की आग की क्या बनाई गई, कुछ कैटेगरिया बनाई गई। और उस कटे नाम याद कराऊंगा मैं सब आगे चलकर, उन कैटेगरियों के कुछ नाम मैं लिख रहा हूं, कैसे कैटेगरी बनेगी। जैसे इसने बोला टाइप, टाइप ए प्रकार की आग, है ना, बस ये बना दिए। बना चाहते तो इसको एक कैक है गै भी लिख सकते थे, इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे भी, कुछ भी मर्जी, जैसे किसी का नाम राम श्याम घनश्याम है, ठीक उसी प्रकार से इसका नाम भी रख सकते थे। ठीक है, लेकिन इनके टाइप बना दिए, जैसे टाइप ए, फिर दूसरा रहेगा टाइप बी प्रकार की आग, फिर टाइप सी प्रकार की आग। अच्छा सर, इसका मतलब ए बी सी डी जेड तक है? नहीं भाई, जेड तक नहीं है, इसमें बस आपको ध्यान रखना है ए बी सी और फिर टाइप डी प्रकार की आग। ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो यहीं से आ जाएंगे, यहीं से आ जाएंगे। लेकिन इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन है, निम्बी के जो पैटर्न है, क्योंकि हम तो निम्बी के अकॉर्डिंग सिलेबस कर रहे हैं, उसमें डी के बाद है ना एक की प्रकार की टाइप भी आग है, एक आग का नाम क्या है, के प्रकार की आग है, और के को ही एफ प्रकार की फायर भी कहते हैं। तो ये भी इसके साथ इंक्लूड है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि कुल मिलाकर जो टाइप के जो प्रकार है वो कुल मिलाकर कितने हो गए, 5 प्रकार हो गए। टाइप ए प्रकार की आग, टाइप ए प्रकार की आग, टाइप बी प्रकार की आग, टाइप सी प्रकार, ये सब सिखाऊंगा मैं। टाइप ए में किस में आग लगेगी, किसमें आग लगी हो तो उसे टाइप ए कह देंगे, किसमें आग लगी हो तो उसको टाइप बी कह देंगे, किसमें आग लगी हो तो उसे टाइप सी, किसमें लगी हो तो टाइप डी, और किसमें आग लगी हो तो उसे के या एफ कह देंगे। के भी बोल सकते हो और एफ भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मोटा मोटा बताते चलते हैं, मजा आएगा, देखिए मजा आएगा थोड़ी देर में, मोटा मोटा बताते हुए चलने हैं। सबसे पहले कौन सा टाइप आया है, टाइप ए। तो ये जो टाइप ए प्रकार की आग है ना, ये सामान्यतः लगी हुई आग को कहते हैं। टाइप ए प्रकार की जो आग है ना, ये सामान्यतः लगी आग को टाइप ए प्रकार की आग कहते हैं। कैसे? जैसे लकड़ी में लगना, कपड़े में लगना, कागज में लगना, रबड़ में लगना, प्लास्टिक में लगना, यही तो आग देखते हैं हम। अब हमारे ये तो है नहीं कि भाई ज्यादातर आग यही लगती है आजू बाजू में। अब कोई फैक्ट्री में आग लगी है, वहां पर गैस लीक हो गई, तो वो तो बहुत ही यूनिक होती है ना। जैसे मान लो पेट्रोल पंप के तेल है जहां पर, वहां पर आग लगी, वो तो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं, वो तो बहुत यूनिक आग है, वो तो कोई हो सकता है कि भाई कई सालों में कहीं कहीं लगी हो। लेकिन जनरली कहाँ लगती है, कोई लकड़ी में, कपड़े में, कागज में, कोई शॉप में लग गई, किसी घर में लग गई, किसी खेत में लग गई, तो वो जनरली जो ज्यादातर लगती है, ज्यादातर में हमने पहला ही नाम दे दिया, को बोला टाइप ए। तो इसको हमने कहा कि ये सामान्यतः लगने वाली आग है, यानी कि ये ज्यादातर, यानी कि सामान्यतः, सामान्यतः कौन सी आग लगती है, टाइप ए प्रकार की आग लगती है, जिसमें क्या होंगे, सब कुछ ये लिस्ट बनी पड़ी है, देख लीजिए। टाइप ए प्रकार की आग, कपड़े, लकड़ी, रबड़, पेपर, प्लास्टिक। लेकिन अभी मैं मोटा मोटा यहाँ बता के जाऊंगा ना, तो वहां पढ़ते टाइम ना आपको एक एक चीज बार बार रिपीट करना, इसी को तो कहते हैं अच्छे से सेट आ जाएगी। सामान्यतः लगती है ये आग, पता है ये किस में लगती है, ये लगती है सर सूखी चीजों में। किसमें लगती है, सूखी चीजों में लगती है, सूखी चीजों में ये आग लगती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हमने टाइप।
कपड़ा भी सूखा, लकड़ी भी सूखी, प्लास्टिक भी सूखा, रबड़ भी सूखा, पेपर भी सूखा। सूखी चीज़ों में जो आग लगती है उसे हमने बोल दिया टाइप ए प्रकार की आग। अगर कोई चीज़ गीली में लग जाए, कोई आग गीली जगह लग जाए, उसे आप टाइप बी। गीला क्या होता है? पानी में तो लगने से नहीं। सर दूसरे नंबर पर गीले की अगर बात करूँ तो सर वो हो सकता है आपका ऑयल। तो टाइप बी प्रकार की आग किसमें लगेगी? टाइप बी प्रकार की आग ऑयल में लगेगी। तो 2 बातें मोटी-मोटी समझ में आई, ठीक है? मेरे को क्लास रोकनी ना पड़ जाए भाई, इतनी बुरी हालत हो रखी है। तो 2 बात मोटी-मोटी समझ में आई भाई, और आपको इरिटेशन भी हो रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे को बड़ी इरिटेशन होती है, कोई टीचर पढ़ा रहा हो और चाय पी के ऐसे करता हो, बहुत गुस्सा आता है। बाद में पी लेना यार, मैं जब भी चाय आती है आपने देखा होगा मैं वीडियो को रोक के चाय पीता हूँ, क्योंकि मैं अगर परेशान हुआ हूँ ना तो आप ना हो। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन हो रही है, मैं बार-बार कोल्ड की वजह से ऐसे कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइप ए प्रकार की आग सूखी जगह लगेगी, सामान्यतः यही लगती है। फिर सूखी, सूखी का उल्टा गीला, तो टाइप बी प्रकार की। याद हो गए दोनों। देखो टाइप ए प्रकार की सर जो सामान्यतः लगती है, सामान्यतः किसमें लगेगी सर? सर लकड़ी में लगेगी, कपड़े में लगेगी, कागज में लगेगी, पेपर में, प्लास्टिक में, इसी में लगेगी। उसको बोलते हैं सूखी चीज। सूखे में लगी टाइप ए, तो टाइप बी में गीली में लगेगी। गीला क्या? पानी में तो लगने से नहीं। तुम वो तो नहीं कि पानी में आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे, वो तो हो नहीं। तो रियलिटी शो तो नहीं चल रहा। तो भाई ये किस में लगा दिया? ये लगा दिया हमने ऑयल में। ऑयल कैसा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, किसी भी प्रकार का ऑयल, किचन का भी रिफाइंड हम बोल सकते हैं, लेकिन किचन वाले को हम लास्ट में। अच्छा, दो हो गया। सी प्रकार की जो फायर है ना, उसको कुछ ऐसे याद करेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा गोली देने वाली बात होगी, लेकिन याद कराना है। सी, टाइप सी, सी फॉर स्पार्किंग। आप कहोगे सर सी फॉर स्पार्किंग नहीं, एस फॉर स्पार्किंग होता है, लेकिन याद तो करनी है ना। टाइप सी प्रकार की जो आग है वो स्पार्किंग, और स्पार्किंग किसकी वजह से होती है? विद्युत की वजह से। तो टाइप सी प्रकार की जो आग है वो किसकी वजह से लगेगी? तो विद्युत की वजह से लगेगी। बहुत सारी बुकों में ना अलग अलग तरीके से दे रखा है। इसमें हम पढ़ रहे हैं निम्बी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। निम्बी के पैटर्न के अकॉर्डिंग टाइप सी प्रकार की आग विद्युत की आग है ना। टाइप इसमें धातु की आग भी बोल रखा है, लेकिन हमने इसको टाइप सी में रखा। बोलो क्लियर है? ठीक है। टाइप ए सामान्यतः लगती है सूखे में लगेगी। टाइप बी सर सूखे में लगी तो टाइप बी वाली गीले में लगेगी। गीला क्या होता है सर? ऑयल होता है। टाइप सी, सी फॉर स्पार्किंग, सी फॉर स्पार्किंग नहीं, एस फॉर स्पार्किंग होता है, लेकिन हमने देख लिया स्पार्किंग, और स्पार्किंग किसकी वजह से होती है? विद्युत की वजह से। डी वाले को छोड़ दो। के प्रकार की जो आग होती है ना, के फॉर किचन, किसमें लगेगी? किचन, यानी कि ये जो आग लगती है वो किचन में लगती है। किसमें लगती है भाई? ये जो आग है वो किसमें लगती है? किचन में लगती है। ठीक है। रसोई लिख दूं क्या? किचन का मतलब नहीं, किचन लिखने पे ही मजा आएगा। किसमें लगेगी? KIT किचन, EN किसमें लगेगी? किचन। तो टोटल जो टाइप के हमने प्रकार देखे वो 5 थे। 5 में से 4 याद कर लिए। एक बच गया डी। डी बच गया, इसको छोड़ दो। ये डी पता है क्या है? ये बहुत ही यूनिक आग है, जो शायद ही आपने देखी होगी। ये लगती है जी धातु में। किसमें लगती है? मेटल में, धातु में लगती है। अब धातु में आग लगा देखा है क्या आपने? लग जाती है अभी। धातु क्या है सर? धातु क्या है? जैसे पोटासियम हो गया। ये जो धातु की जो रासायनिक टेबल आप पढ़ते हो ना, जो बहुत सारे धातु होते हैं, उन धातुओं में से किसी में आग लग जाए तो वो आपकी डी प्रकार की आग है। लेकिन ये मैंने कहा बहुत ही यूनिक प्रकार की आग है। जनरली आप नहीं देखते, लेकिन किसी धातु में जो आग लगेगी उसे हम कौन सी कैटेगरी में? टाइप डी प्रकार की कैटेगरी। अब बताओ क्या तुमको ये याद हुए कि नहीं हुए? मैं एक बार फिर से ऊपर मत देखना, ईमानदारी से बताना। ए प्रकार की आग बताइए किसमें लगेगी? सर सूखी चीजों में लगेगी। किसमें लगेगी? सूखी चीजों में लगेगी, और सामान्यतः यही लगती है। बताइए बी प्रकार की आग कहाँ लगेगी? वो सूखे में लगेगी सर, ये गीली में लगेगी। और मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, गीली में लगेगी, गीली चीजों में लगेगी, बाद में देखेंगे इसके बारे में। अच्छा फिर सी, सी सर स्पार्किंग, सी फॉर स्पार्किंग, स्पार्किंग की वजह से लगेगी। स्पार्किंग किसकी वजह से होती है सर? विद्युत की वजह से, विद्युत की वजह से। अच्छा डी को सर बहुत ही यूनिक आग है, उसको छोड़ दो एक बार। ये पता है सर, के को ही एफ कहा जाता है सर। ये किचन में लगेगी। किसमें लगेगी? किचन में लगेगी। ये किचन में लगेगी। ठीक है। तो बच गया कौन? डी। और डी प्रकार की आग कहाँ लगती है सर? डी प्रकार की आग जो लगती है वो बहुत ही यूनिक आग है, वो लगेगी धातु यानी कि मेटल में। तो ये टाइप बन गई। ए सूखी, सूखी मतलब कपड़ा, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, पेपर। डी गीली, गीली मतलब ऑयल, है ना। बी मतलब पहली सूखी दूसरी गीली में। सी स्पार्किंग, हमने सी से स्पार्किंग याद किया, लेकिन एस फोर होता है, लेकिन वो विद्युत में लगेगी। फिर आपका डी को छोड़ दिया, के किचन वाली लगती है, के और एफ। और डी है वो बहुत ही यूनिक आग है, वो आपकी मेटल में लगेगी। किसमें लगेगी? मेटल में लगेगी। तो ये है फायर,
सारा आ गया, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 नाम और याद करने हैं जिनकी फुल फॉर्म पेपर में पूछते हैं, सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, वो मैं आपको याद कराऊँगा, एक नाम और है। लेकिन इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन ही नहीं जाता। यही पेपर में क्वेश्चन आता है कि विद्युत में लगी आग का किसका प्रयोग नहीं कर सकते? किसका प्रयोग नहीं कर सकते? पानी और झाग का प्रयोग नहीं कर सकते। टाइप ए प्रकार की आग कौन-सी होती है? लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, रबड़ में लगी आग को टाइप ए। टाइप बी प्रकार की आग कौन-सी होती है? लिक्विड में, लिक्विड मतलब ऑयल में लगी आग, पानी में तो लगा नहीं सकते टाइप बी। टाइप सी, सी फॉर स्पार्किंग, निम्मी के पैटर्न के अनुसार हम बोलेंगे विद्युत से लगी। डी बहुत ही यूनिक है, मेटल में लगी आग, धातु में लगी आग को डी कहते हैं। और टाइप के या एफ, के मतलब किचन और एफ उसके साथ है, के या आप बोलेंगे वो क्या किचन में लगी, ठीक है? इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, सच बता रहा हूँ, मेरा विश्वास करना। आइए अब स्टार्ट कर देते हैं। अब तो तुमको बस जस्ट बताना है कि भी देखो ये तुमने पढ़ा है और ये तुमको याद है, ठीक है? जल्दी से इस फायर वाले को पूरा करेंगे, फिर हम आगे चलें। तो बोला है कि टाइप ए प्रकार की, टाइप्स ऑफ फायर, फायर के क्या बता रहे हैं? प्रकार बता रहे हैं। उसमें से सबसे पहला, टोटल मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5, के वाले को एफ भी बोलते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हमें बुक में दे रखा है कि टाइप ए प्रकार का सिंबल क्या है? ट्रेंगलाकार, त्रिभुजाकार है। बी प्रकार का आयताकार है, वर्गाकार है। सी प्रकार वाला वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। डी वाला स्टार के आकार का है। और के वाला क्या बोला है? के वाला किचन वाला है, तो किचन वाला ये षटकोण, 2, 2, 4, 2, 6, षटकोण, षट मतलब 6 भुजा बता। तो ये नहीं पूछता पेपर में कि इनकी शेप कैसी थी, बस आपको ध्यान रखना है कि इस आग में क्या-क्या जलता है। तो टाइप ए में क्या जलेगा? मैंने कहा टाइप ए में सूखी चीज़ जलेगी। सूखी चीज़ में क्या है सर? जो सामान्यतः लगती है। जनरली यही आग लगती है, यही बात मैंने बोली है। सामान्यतः जनरली यही आग लगती है, सामान्यतः यही आग लगती है। कपड़े में लग गई, है ना? लकड़ी में लग गई, रबड़ में लग गई, पेपर में लग गई, प्लास्टिक में। ये तो टाइप ए प्रकार। टाइप बी में मैंने बताया वो सूखे में लगी है, तो ये किस में लगेगी मेरे भाई? गीले में लगेगी। गीले में क्या आता है सर? ऑयल आता है। गीले में क्या आता है? ऑयल, ऑयल, ग्रीस, गैस ऑयल, ये सारी चीजें आ जाएगी। मोबिल, केरोसिन, ये सारी चीज आ जाएगी। वो सूखे में, ये गीले में। टाइप सी, सी फॉर स्पार्किंग, सी फॉर स्पार्किंग से बताया मैंने, तो वो लग जाएगी इलेक्ट्रिकल फायर्स, विद्युत से लगी आग, इलेक्ट्रिकल फायर, विद्युत से लगी आग। डी, के फॉर किचन, और के साथ एक ध्यान रखना कि आपको एफ भी नजर आ सकता है, अलग मत करना इसको, बहुत सारे बुक में अलग से दे रखा है, लेकिन बेफालतू में मैंने कहा कि क्वेश्चन इन चारों से पूछा जाता है। अब तुम इसके ऊपर मेरे को कमेंट कर रहे होगे, नहीं सर उस बुक में तो ये देखा, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन ही इनसे ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपका फायर कैसे लगी है, फिर आपका पानी और झाग वाला विद्युत में, और एक आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और इस क्लास के लास्ट में ना मैं कुछ आपको फायर एक्सटिंग्विशर वो भी पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी डिवाइसेज है, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये किचन में लगेगी, किचन फायर सही। और सर बच गया वो डी, क्या है वो आपका, क्या बोल रखा है इसने? कॉम्ब्यूस्टिबल मेटल, मेटल में लगी आग को हम क्या कहते हैं? हिंदी में लिख दूं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अगर लिखूं तो ये क्या बोला जाएगा? ये लगेगी सर किसमें? सूखी चीजों में। सूखी चीजों में, सूखी मतलब लकड़ी, कपड़ा, कागज, है ना? लकड़ी, कपड़ा, कागज, रबड़, प्लास्टिक। एक मिनट। बी प्रकार की आग किसमें लगेगी? गीली चीजों में। क्या बोलेंगे? गीली चीजों में। गीली किस, गीला क्या है? पानी में तो लगने से रही, तो किसमें लगेगी? ऑयल में। ऑयल में आपके बहुत सारे जितने भी ऑयल है। सी मतलब स्पार्किंग, और ये किसमें लगेगी? ये लगेगी सर विद्युत में लगेगी, विद्युत में। विद्युत की वजह से जो आग लगती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो आपकी रहेगी। डी आपकी यूनिक प्रकार की है, तो ये किसमें लगेगी? ये लगेगी सर, मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है ना, वहां पर ये देखो, ये बेरिंग दिखा रखा है, तो मेटल में प्रकार की। और के फॉर किचन, ये किस में लगेगी सर? ये लगेगी रसोई। किचन मतलब रसोई में। तो ये प्रकार की आग होगी आपकी, टोटल 5 प्रकार, टाइप ऑफ फायर। अब इन्हीं आग को हमें बुझाना है, इन्हीं आग को हमें बुझाना है। सबसे पहले हम आग के लिए क्या यूज करते हैं? 4 नाम बताए थे मैंने मेनली। पानी का यूज करते हैं सर, झाग का यूज करते हैं सर, हम सूखे पाउडर का यूज करते हैं, गीले पाउडर को तो आगे फिर से बताऊंगा, और हम सर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। सर हम पानी का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं सर, हम झाग का यूज करते हैं सर, हम सूखे पाउडर का यूज करते हैं, और सर हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज। तो पानी का प्रयोग कहां करेंगे? ध्यान रखेंगे, चाहे पानी का बोले और चाहे आपका फोम झाग का बोले, कहां यूज नहीं करना है? इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिसिटी में इसका प्रयोग नहीं करना। किस किस का? हिंदी में लिख देता हूं ताकि अच्छे से
कहाँ इन दोनों का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे? चाहे बात करें सर पानी की, चाहे बात करें हम झाग की, जहाँ पर आग अपनी किससे लगी हो? सर विद्युत से लगी हो। विद्युत से जहाँ आग लग गई, वहाँ हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? सर हम वहाँ किसका प्रयोग, पानी का और सर हम झाग का, इन दोनों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपको झटका लग सकता है। इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना, यही पेपर में पूछा जाता है। फिर भी देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट टाइप का है वाटर पर पानी का प्रयोग हम क्या करते हैं? सर पानी का हम प्रयोग करते हैं क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए। क्लास ए प्रकार की आग, क्लास ए में क्या है? जब जो सामान्यतः लगती है, सामान्यतः किसमें लगती है? पेपर में, वुड में, फैब्रिक समझते हो ना? फैब्रिक में, और क्या नाम हो सकते हैं सर? और हो सकता है सर प्लास्टिक में, किसमें हो सकता है? प्लास्टिक में हो सकता है, और किसमें हो सकता है सर? सर रबड़ में भी हो सकता है। तो सामान्यतः जो आग लगती है, उसके लिए हम वहाँ क्या किसका प्रयोग करेंगे? भाई सूखी चीज़ों में लगी है, तो सूखी चीज़ों में मतलब क्या ज़्यादा है? सूखी चीज़ों में सर ऊष्मा ज़्यादा है, तो ऊष्मा को कम कैसे करेंगे? पानी डालकर कूलिंग करेंगे, पानी को काटा जाएगा, ठीक है? तो कूलिंग कर रहे हैं। तो ये आपकी कौन-सी होगी? सर ये होगी आपकी टाइप ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम पानी का यूज़ करेंगे। सुन लीजिए, डू नॉट यूज़, कहाँ यूज़ नहीं करेंगे? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दूसरा है जी फ़ोम, झाग, झाग का प्रयोग कहाँ करते हैं? पानी का प्रयोग कहाँ करते हैं? कि आग के लगने के 3 कारण थे, ईंधन ईंधन, ऊष्मा और आपका क्या था? ईंधन, ऊष्मा। सर ईंधन को काटने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर आग को बुझाने के लिए जो क्या बस चेन ब्रेक द चेन, स्टॉप द फायर, चेन को प्रयोग करेंगे। लेकिन नहीं कट रहा, पूरे घर में ही आग फैल गई, तो हम आके आग को क्या करेंगे? ऑक्सीजन तो नहीं, पूरा झागम झाग तो पूरी जगह तो पूरा लपटें बाहर तक जा रही है, तो उसमें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम पानी डालेंगे ताकि आपके क्या हो? कूलिंग हो। कूलिंग मतलब ऊष्मा की मात्रा को कम कर। फिर मान के चलो कहीं ऐसी कहीं कहीं आग पकड़ गई सर, जहां पर मान के चलो कि भाई उस आग को पानी से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को काटेंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई को काटेंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फोम का प्रयोग करेंगे। तो फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती अगर मैं ये ना देखता कि भाई इसको टाइप सी लिख रखा है। टाइप सी कौन सी है? स्पार्किंग। स्पार्किंग टाइप सी है, तो इसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? हो सकता है ये मैंने इस वजह से रखा हो कि सी लिख कर इसको काटूं, क्योंकि बोल रखा है डू नॉट यूज ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टाइप सी प्रकार की आग में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो फोम का प्रयोग कहाँ करेंगे? अगर आपकी क्लास ए या क्लास बी, ए मतलब सूखी चीजों में, बी मतलब गीली चीजों में। सूखी मतलब आपकी किस में लगे आग? पेपर में, वुड में, फैब्रिक में, प्लास्टिक में, रबड़ में। और टाइप बी मतलब पेट्रोल में, पेंट में, डीजल में, केरोसिन में। तो वहां हम किसका यूज करेंगे? फोम। मतलब ऑक्सीजन झाग ही झाग कर दिया ऊपर। और उस झाग का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो पेट्रोल आपको पीना थोड़ी ना है। फोम का प्रयोग कोई ऐसी जगह कर दो जहां पर उन चीजों को बाद में प्रयोग करना पड़े। घरों में झाग ही झाग कर दिया, तो बताओ आदमी तो वैसे घुट के मर जाएगा। तो इस वजह से हम इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पर आपको क्या देखना हो, जहां पर चीजें ज्यादातर मान लो खाने पीने में यूज ना हो, तो फिर कहाँ यूज करेंगे? टाइप ए प्रकार की आग और टाइप बी प्रकार की आग। टाइप बी में मेनली यूज करते हैं पेट्रोल, पेंट और डीजल। डू नॉट यूज ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो पानी का प्रयोग टाइप ए प्रकार की आग को, सूखी चीजों को, उसके तापमान को कम कर देंगे। टाइप बी प्रकार जो आपका फोम है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि टाइप ए और बी। अच्छा एक और राज की बात बताऊं, उसी खाली पेज पे लेके चलो, उसी खाली पेज पे लेके चलो, तो ध्यानपूर्वक मत, यहाँ तो स्पेस नहीं है। देखो पानी का प्रयोग, चलो कोई नहीं, आगे मैं बताऊंगा। मैं तुमको एक लिंक बना के देने वाला था। पानी हमने एक तरीके से याद करना है, पहले सर पानी, झाग, पानी, झाग, फिर ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीजों का हम प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। तो एक लिंक है, पानी का प्रयोग टाइप ए, झाग का प्रयोग टाइप ए बी, सर सूखे पाउडर का प्रयोग टाइप ए बी सी, इन चीजों को बुझाना। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम इलेक्ट्रिक के लिए मेनली यूज करते हैं। चलो मैं आगे लिख दूंगा ताकि तुमको याद हो जाए। फिर है जी ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? सर क्लास ए बी सी, आ गया ना? सबसे पहले हमने पानी देखा, देखो लिंक बना कैसे, अगर तुम इनका ऑर्डर याद कर पाओ, पानी, फिर आपका फोम, झाग, पानी और झाग दोनों एक साथ इकट्ठे लेने हैं, पानी से ही कहीं ना कहीं झाग बनाया जाता है कुछ मिलाकर, फिर आपका ड्राई पाउडर, फिर आपका कार्बन डाई, ऑर्डर याद हो गया? तो ऐसे याद कर लो, ये टाइप ए को बुझाएगा, ये टाइप ए बी को बुझाएगा, ये टाइप ए बी सी को बुझाएगा, टाइप ए बी सी में प्रकार की आपको बुझाएगा। और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इलेक्ट्रिकल फायर, मेनली इलेक्ट्रिकल फायर, और फिर कहीं ना कहीं आप क्लास बी। पर मैं तो ये कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रिकल फायर, और एक राज कर बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड का आप हर जगह प्रयोग कर सकते
बस आपको ये देखना है कि खाने-पीने की चीज़ें हो, उसमें उसका केमिकली इफ़ेक्ट ना आए। बाकी इसका प्रयोग आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। आप जहाँ कहीं भी पानी के टैंकर वगैरह तो देखते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको ना ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर नज़र आएँगे। किसी भी प्रकार की आग हो, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर का आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड में 2 विशेष प्रकार के केमिकल यूज़ करते हैं, सीटीसी और बीएफसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो का हम प्रयोग करते हो। इस वजह से इसका हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेनली किसमें? विद्युत के साथ किसी ने अभी तक पंगा नहीं लिया। टाइप ए भी देख ली, टाइप ए और बी देख ली, विद्युत के साथ कोई पंगा नहीं लेता। तो विद्युत की आग को बुझाने के लिए या तो आप ड्राई पाउडर का यूज करेंगे। ड्राई पाउडर इतना संख्या में अवेलेबल स्टोर करके हम नहीं रखते जहां पर वर्किंग प्लेस होता है, तो हम सिलेंडर रखते हैं। किसके रखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2 के। तो उससे किसी भी प्रकार को आग को हम बुझा सकते हैं। तो ड्राई पाउडर, पानी टाइप ए को बुझाता है, झाग सर ए बी को बुझाता है, और ड्राई पाउडर आपका ए बी सी तीनों प्रकार के आग को बुझाता है। सूखी जो सामान्यतः लगती है, गीली जो ऑयल में लगती है, और साइड टाइप सी जो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, उस आग को बुझाता है। इलेक्ट्रिक फायर को मेनली बुझाता है। अब बोल रखा है कि क्या इस पे ध्यान देना है, तो कह रहे हैं कि रिड्यूस विजिबिलिटी इंडोर्स, मतलब कि वहां यूज ना करें जहां पर अंदरूनी कोई ज्यादा चीजें हो, क्योंकि ड्राई पाउडर फिर वहां से निकालना भी तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेनली ध्यान रखेंगे टाइप ए बी सी तीनों प्रकार के आग को बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। फिर ये एक और तरीके से भी याद कराऊंगा, एक बार मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर किसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो मेनली हम इसका प्रयोग हर जगह यूज कर सकते हैं, है ना। ये ABCD, इसका प्रयोग हम ए प्रकार की, बी प्रकार की, सी प्रकार की, डी प्रकार की, के या एफ प्रकार की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेन मुख्यतः अभी तक हमने देखा कि विद्युत में लगी आग को विद्युत में लगी आग को कोई खास हमने, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास पानी रहता है या फिर रेत वगैरह होती है। रेत इतनी संख्या में, अगर कोई सिटी है और वहां पर कितनी रेत हो गया, चारों तरफ आपको पता है कि सड़कें ही सड़कें हैं, पक्का वगैरह गांव होता है तो फिर भी बात अलग है। तो अगर विद्युत में जहां कहीं इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग टाइप सी प्रकार के आ गए, तो उसको बुझाने का हमने कोई खास रिस्क नहीं लिया। अच्छा, एक और चीज समझो, घरों में जो आग लगती है घरों में जो आग लगती है, उस आग में किसी की वजह से लगी हो, टाइप ए प्रकार की हो या टाइप बी प्रकार की हो, घरों में जो आग लग गई, उस आग में कहीं ना कहीं आपके घरों में तो विद्युत सप्लाई तो है ही, विद्युत सप्लाई है, तो उस आग में लगी थी वो टाइप ए प्रकार की, लकड़ी में लगी, कागज में लगी, प्लास्टिक में लगी, रबड़ में लगी, इसकी वजह से लगी। लेकिन उसमें अब टाइप सी भी शामिल हो जाएगी। आप बताओ कैसे? क्योंकि घरों में विद्युत सप्लाई तो होती है ना, तो हम इतना पानी नहीं डाल सकते। अच्छा, फिर चलो घरों में तो फिर भी हमने भी कंट्रोल कर लेना है, लेकिन मान के चलो कोई ऑफिस है, अब वहां ऑफिस में इतनी पानी की सुविधा नहीं होती, एक रीजन तो ये रहा। दूसरा, ऑफिस में क्या होता है कि भाई हम अरेंज कैसे करें? अब तो वहां क्या होते हैं, वहां पर सिलेंडर रखे जाते हैं, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर होंगे, तो उसमें फिर एक प्रक्रिया भी होती है जिसे पास कहते हैं, पुल एंड स्क्वीज और स्वीप, है ना। ऐसे ये एक आगे जानकर आप इस टॉपिक के अंदर चीजों को भी देखोगे। तो कहने का मतलब मोटा मोटा मैंने क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आप हर जगह कर सकते हो। इसके सिलेंडर आपको हर जगह दिखाई देंगे। आप कल को जब जॉब लग जाएंगे तो आपको पावर स्टेशन पे दिखाई देंगे, ऑफिशियल ड्यूटी आ गई तो ऑफिस में दिखाई देंगे, स्कूल में दिखाई देते हैं। आजकल तो स्कूलों में कंपलसरी कर रखे हैं, और इवन दो आजकल तो बसों में, सरकारी, रोडवेज, प्राइवेट जितनी भी वैन वगैरह, उनमें भी आपके ये वाले सिलेंडर कंपलसरी कर रखे हैं कि ये होने चाहिए, अदरवाइज आपका लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर, क्योंकि उस दौरान वहां आग लगती है, तो सबसे ज्यादा नियंत्रित करने के लिए इन्हीं सिलेंडर हैं, जिसमें आपको एक मेथड भी यूज करना होता है जिसे आप पास बोलते हो। क्या बोलते हो? पास बोलते हो। तो भाई ये सभी प्रकार की आगों को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फायर्स, क्योंकि जो भी आग लगेगी, चाहे ए प्रकार की लगे, बी प्रकार की लगे, सी प्रकार की लगे, या सी तो खुद ही होगी ये, या फिर डी प्रकार की लगे, उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो जाती है। इस वजह से सबसे बेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का प्रयोग। क्लास बी में भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया सभी की जगह। कह रहे कि आइडियल फॉर कमर्शियल, कमर्शियल बोला क्योंकि, क्यों बोला मैंने कमर्शियल, क्यों लिख रखा है इधर? इसी एग्जांपल को मैं दे रहा था, घरों में लगती हो आग तो कहीं ना कहीं उधर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो जाती है।
चलो तेल वगैरह फैक्ट्री में लग गई, है ना, तो फिर वहां तो चलो फिर भी मान लिया विजुअल इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। घरों में तो जगह जगह पर पॉइंट होते हैं। मेरे इस रूम में कम से कम भी 7, 1 2 3 3 तो जहां पर वो लगा रखा है वहां पर आपके पावर प्लग है। एक इधर इन्वर्टर वाला था, ये है, इधर एक एसी वाला हो गया, इधर ये देखो ऊपर जो पावर प्लग है। तो ये हर जगह इलेक्ट्रिसिटी, अब मेरे पास रिमोट तो नहीं है, हर जगह आपके, हर जगह आपके क्या है, हर जगह आपकी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो जाती है। देखो पावर प्लग, 2 पावर प्लग आपको दिखाई देंगे, ये रहे 2 पावर प्लग। तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो हमने एक ऐसी चीज का यूज करना है जो सारे प्रकार की आग को बुझाए, तो वो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर होगी ये बात। अच्छा अब इस बात को सुनो, तुम एक पेज लेता हूं, मैं समझाता हूँ। हमने देखा हम पानी से आग बुझा सकते हैं, है ना, पानी से आग बुझा सकते हैं, कुछ लोग पानी में भी आग लगा देते हैं। सर हम फोम, झाग से भी आग बुझा सकते हैं, हम झाग से भी बुझा सकते हैं। सर हम ड्राई पाउडर से भी आग बुझा सकते हैं, किसे बुझा सकते हैं, ड्राई पाउडर से भी आग बुझा देते हैं। ठीक है सर, हम कार्बन डाइऑक्साइड से भी आग बुझा सकते हैं। सुनो तरीके से अगर याद करोगे तो पेपर में नहीं भूलोगे। सर ये टाइप ए प्रकार की, टाइप ए पूरा लिखूं या समझ जाओगे, लिख देता हूँ। टाइप ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बस भाई अब ये पूरा हो जाए जल्दी से और मैं बस रेस्ट करूं। तो बताइए ये किसको बुझाएगा, सर ये टाइप ए प्रकार की आग को बुझाएगा। फिर फोम, ये ऑर्डर याद रखना, पानी, पानी से झाग बना, फिर पानी झाग से बात बनी सूखी चीज को लेके आए, गीली चीज से बात नहीं बनी सूखी चीज को लेके आए, फिर ये सारा को सारी चीजों की आग को बुझाएगा। ये बुझाएगा सर ए व बी दोनों को, ए बी। ये बुझाएगा सर ए को, बी को और सी को। और ये बुझाएगा सर सारी को, ए बी सी डी के और एफ को। ऐसे याद कर लेंगे। इसमें ना वोल्टेज वाल्टेज का भी चक्कर होता है, इतनी वोल्टेज पे ये प्रयोग नहीं करें, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछा ही नहीं तो क्यों पंगा लेंगे, ये ध्यान दें। और मेनली मेनली ध्यान रखेंगे कि ये वाला किसके लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिटी जहां इन्वॉल्व हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की वजह से जहां पर आग लगी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जहां पर आग लगेगी, तो हम किसका यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहता है कि इन रसायनों के कुछ स्पेसिफिक सिलेंडर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, गीला रसायन। एक तो गीला रसायन आपके सिलेंडर में भी आता है, एक गीला रसायन आप अपने डोमेस्टिक घरों में भी यूज रखते हो, ऐसे याद कर सकते हो आप इसे। जैसे मान के चलो गीला रसायन, कूड़ा करकट जो गीला है उसको भी आप डालोगे तो अब आग तो नहीं पकड़ेगा, धुआं जरूर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये गीला रसायन वो गीला रसायन है जो आप एक्चुअल में सोच रहे हो, ये गीला रसायन सिलेंडर में भर के आता है। ये पर्टिकुलर एक रसायन केमिकल बनाया जाता है ये। ठीक है, सिलेंडर की पट्टी का रंग कैसा है, पीला। ये याद कैसे करें सर, कि गीला रसायन और उसका रंग पीला, तो आप याद रखेंगे गीले रसायन में आप रखेंगे याद केला को, केला केला याद रखो, केला। केला केला का ये बताइए, केला क्या होता है सर, केले का छिलका, केले का छिलका, केले का छिलका, क्योंकि गीला है। गीला क्या है, केला, केले का छिलका सर गीला होता है, सूखा तो नहीं होता। और वो कैसा होता है सर, वो होता है पीला। वो क्या होता है, पीला। सर इतने सारे नाम मैंने कहा ना, कभी भूले हुए नहीं, पीला, वो कैसा होता है, पीला होता है। सुनो, गीला रसायन, गीला क्या रहेगा, केला, केला याद रखो, केले का छिलका, केले का छिलका। और केले का छिलका कैसा होता है सर, केले का जो छिलका होता है वो होता है पीला। कैसा होता है, पीला। तो गीला रसायन गीले से याद रखेंगे, गीला क्या होता है सर, गीला होता है केला। और भी कोई था, एक गंदी चीज और थी, वो फिर ज्यादा हो जाती है, बेशर्मी की हद होती है, कोई टीचर है आखिरकार, आप समझ भी गए होगे, उससे भी याद कर सकते हो। गीला, गीला क्या होता है सर, गीला होता है केला, केले का छिलका होता है पीला। तो गीला रसायन का रंग का क्या होता है, पीला। कौन से आग को बुझाएगा, क्लास ए व एफ। ये क्लास एफ कौन सी है सर, ये क्लास एफ कौन सी है भाई, एफ और के फॉर किचन, किचन वाली एफ है। तो ये कौन सी प्रकार की आग को बुझाएगा सर, वहां उस आग को बुझाएगा जिसमें सूखी चीजों में आग लगी हो, या फिर जिसमें जो सामान्यतः लगती है। सामान्यतः क्या लगती है सर, कपड़ा, प्लास्टिक, रबड़, पेपर, इनमें लगती है, या फैब्रिक्स में लगती है, इनमें लगी आग को ही हम कहते हैं सामान्यतः लगी आग। और घरों में के, एफ बोले, के बोले, एफ बोले, या फिर क्या बोले, एफ बोले या फिर बोले के फॉर किचन, किचन में लगी आग। किचन में घरों में भी क्या होता है, यही होता है, कोई कपड़ा हो गया, कोई लकड़ी हो गई, घरों में किचन में लकड़ी, लकड़ी की वजह से जो आग लगी है, या फिर पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। तो ये सूखी गीली चीज है, गीला रसायन है, जिसका रंग पीला है, और जो ए और के या फिर एफ प्रकार की आग को बुझाने में प्रयोग करते हैं।
ये है मोस्ट इंपोर्टेंट जो पेपर में भर भर के पूछा जाता है, हेलोन। हेलोन के सिलेंडर आप देखते हो। हेलोन प्रकार के अग्निशामक को विद्युतिक आग बुझाने में, ये बस ध्यान रखना, ये बस ध्यान रखना तुम। हेलोन सिलेंडर का विद्युतिक आग बुझाने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे हेलोन का प्रयोग करते हैं। हेलोन का प्रयोग करते हैं विद्युतिक आग। विद्युतिक आग कौन सी टाइप की आग है, तो हम रखेंगे टाइप, बोलो टाइप कौन सी, सी। निम्बी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आपको बड़ी कंफ्यूजन नजर आएगी लेकिन पेपर में गलत नहीं होगा क्वेश्चन में। प्रमुख विविधता दी जाती है। हेलोन वास्तव में, ये दो नाम आपको ध्यान रखने, पेपर में इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। आप ध्यान रखेंगे हेलोन किसका किसका मिश्रण है, CTC और BCF। CTC बहुत आसान है इसको याद करना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको भी तोड़ दो। BCF ब्रोमो, ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो डाई, डाई यहां तक लेना है, ब्रोमो क्लोरो डाई, और क्या है फ्लोरो, ब्रोमो क्लोरो। 4-5 बार पढ़ोगे पेपर में लिखा हुआ आएगा, ये पेपर में लिखा आएगा CTC मतलब कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड। लिंक बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिंक कैसा भी बना सकते हो। कार्बन कैसा होता है, ट्रेटा होता है, टाइट होता है। कार्बन टाइट, टाइट होता है क्लोराइड, और क्लोराइड टाइट। चलो कले, कले भी कैसी होती है, कले तो वैसे भाई मिट्टी तो आपकी लचीली होती है, ठीक है। क्लोराइड राइट है, कार्बन ट्रेटा टाइट है, और ये बात राइट है, क्लोराइड। कुछ भी लिंक बना लो यार, ये नहीं कि मैं पर्टिकुलरली कोई चीज याद करके लिंक बनाता हूँ। सच बता रहा हूँ, इस क्लास से पहले मैंने उन चीजों के बारे में नहीं सोचा था जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, क्योंकि चीजों को कुछ ऐसा तोड़ा जाए कि भी मेरे को याद हो रही है तो नो डाउट आपको भी याद, बस इतना सोचता हूँ मैं, और बाकी और कोई रोल नहीं होता। तो कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, और फिर है ब्रोमो, ब्रोमो 3 अक्षरों में तोड़ रखा है इसको, ब्रोमो। पहला कौन सा है, ब्रोमो। ब्रोमो के बाद है क्लोरोडाई, 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 और फिर है फ्लोरो। 4-5 बार पढ़ेंगे इसको, मीथेन, है ना। ब्रोमो, ब्रोमो क्लोरोडाई फ्लोरोमीथेन। ये किस, ये दो चीजों से मिलकर क्या बना होता है, हेलोन के सिलेंडर भरे जाते हैं, जो टाइप सी प्रकार की मेनली विद्युत प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए। CTC ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो, फुल फॉर्म पेपर में आएगी, फुल फॉर्म पेपर में आएगी। और बाकी लिखे हुए शब्द मिलेंगे, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, और BCF ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो, और मीथेन। ठीक है, 2-3 बार इसको रिपीट करना, याद हो जाए। लास्ट बात अभी, विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण क्या है। ये कोई पेपर में नहीं आएगा, लेकिन लगी है तो किस वजह से लगी है, तो कह रहे हैं कि विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण, रीजन ऑफ फायर फॉर इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मुख्य कारण क्या है। एक तो हो गया ढीले कनेक्शन, कनेक्शन ढीले, स्पार्किंग होगी, लग जाएगी। गलत दर की रेटिंग फ्यूज सर्किट लगा दिए, लोड ज्यादा है, कम सर्किट का लगा दिया, तो फिर नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूज उड़ जाएगा। लेकिन, लेकिन मान के चलो फ्यूज ज्यादा पावर का है और आप कम में यूज कर रहे हो, तो फ्यूज तो उड़ेगा नहीं, आग पकड़ जाएगा ओवरलोड की वजह से। यानी कि फ्यूज का सही चयन करना बहुत जरूरी है। इस बात को समझे मैंने क्या बोला है, तो फ्यूज ज्यादा कैपेसिटी का लगा दिया और ओवरलोड करंट बह रहा है, ओवरलोड करंट बह रहा है, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी है, वो फ्यूज उड़ेगा ही नहीं। यानी कि हमें फ्यूज का चयन सही तरीके से करना चाहिए, और फ्यूज आपका बहुत डिसाइड करता है। ओवरलोड के कारण ओवर हीटिंग हो जाना, ओवर हीटिंग हो जाना, इस वजह से भी बाइक वगैरह में आग लग जाती है, आपको पता है क्या। जब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत लंबे समय तक आप चलाओ, रुको ना, तो इंजन आग पकड़ जाता है, तो ओवर हीटिंग की वजह से भी आग लग जाती है। केबल्स के बीच कंडक्टर के इंसुलेशन नष्ट होना, यानी कि जो धारा के प्रवाह को रोकता है इंसुलेटेड पार्ट, वो बीच में से नष्ट हो जाना, इस वजह से वो आग पकड़। ठीक है, आग बुझाने के उपाय की प्रक्रिया में इसको पढ़ेंगे कल, क्योंकि अब मोर देन इनफ हो गया, मैंने मेरी बर्दाश्त से बाहर चल के आपको पढ़ाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये याद हुए कि नहीं हुए, और क्लास के बाद रिवीजन आपके लिए मस्ट है। बाय बाय, टेक केयर।